Good morning, everyone. Good morning, everyone. So, we'll begin with a few moments of silence. शुरुआत में हम थोड़ी मिनट शांति से बैठेंगे. आप अपना फ़ोन ऑफ कर सकते हो. तो आपका पूरा ध्यान यही होगा 2 घंटे के लिए. और हम चाहते हैं कि जितना हम अपनी ओर से सहयोग कर सकते हैं अपने बच्चे की परवरिश में, हम उतना करें. तो इसके लिए आपका भी सहयोग चाहिए. तो इसके पहले हमारा मन पूर्ण रूप से एकाग्र होना चाहिए, इसी स्थान पे इसी समय में होना चाहिए. तो थोड़ी मिनट के लिए हम आंख बंद करके शांति से बैठेंगे और फिर हम प्रारंभ करेंगे. ठीक है. शांति शांति शांति. सबका स्वागत है इस वर्कशॉप में, कार्यशाला में. और आप लोगों को पता ही है कि हम ऐसी करीबन हर महीने प्रति मास ऐसा एक वर्कशॉप रखते हैं जिसमें हम सब मिलके कुछ विषय पे चर्चा करते हैं, जिससे हमारे बच्चे का एक सार्वजनिक पूर्ण विकास हो सके. तो इस बार हमने विषय रखा है क्वालिटी टाइम. तो आपने जैसे समय निकाला और यहाँ आए, वैसे ही हम समय पे ही चर्चा करेंगे कि टाइम क्या है और क्वालिटी टाइम क्या होता है. तो उसके पूर्व एक पोएम है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे. तो बहुत ही सुंदर कविता जैसी ही कहो आप. वैसे तो प्रोज है, मतलब राइटिंग है, लेकिन उसका जो लिखने का ढंग है वो काव्यात्मक है. तो अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में ही लिखी थी. तो आपको पता होगा कि कविता जिस भाषा में लिखी होती है उसी भाषा में उसका एक स्वाद होता है. लेकिन हम थोड़ा हिंदी में उसका अनुवाद करने का प्रयत्न करेंगे और उसका जो सार है वो हम समझ सके ये प्रयास करेंगे. तो खलील जिब्रान करके एक बहुत ही बड़े लेखक हुए हैं, चिंतक दार्शनिक हुए हैं.
और उनकी एक पुस्तक है द प्रॉफिट, उसमें अलग अलग विषय पे उन्होंने अपना विश्लेषण किया है। तो ये एक चैप्टर है, उसका टाइटल, उसका शीर्षक है ऑन चिल्ड्रन। तो कई लोग ऐसे खड़े हैं और एक प्रॉफिट माने एक मसाया, एक पैगंबर को पूछते हैं कि बच्चों के बारे में आपका क्या कहना है। तो पहला कहता है योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, मतलब आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो जो पुत्री आपके है, वो जो जीवन है, प्राण शक्ति है, उसकी जो एक तड़प है या उसकी जो एक लगन है आगे बढ़ने की, उसके प्रोडक्ट्स है। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, एंड दो दे आर विथ यू येट दे बिलोंग नॉट टू यू। दे कम थ्रू मतलब आपके द्वारा आए हैं, माँ के गर्भ से ही आए हैं, आपके द्वारा आए हैं, बट लेकिन आपके नहीं है। वो किसके है? वो उस जीवंत तत्व के है। दो दे आर विथ यू, आपके साथ है, येट दे बिलोंग नॉट टू यू, आपके नहीं है। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, आप उनको अपना प्रेम दे सकते हो लेकिन विचार नहीं। कितना उत्तम विचार है उनका। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के विचार है, क्योंकि आपके नहीं है ना। वो तो वो जो प्राण तत्व है उनके माध्यम उसकी एक अभिव्यक्ति है। यू मे हाउस देयर बॉडीज बट नॉट देयर सोल, आप उनके शरीर मतलब उनकी जो शारीरिक व्यवस्था उसका आप संरक्षण कर सकते हो, उसको अपने घर में रख सकते हो, लेकिन उनकी आत्मा को आप नहीं बांध सकते, है ना। उसको आप उसकी रक्षा के एक बहाने उसका आप दमन नहीं कर सकते। फॉर देयर सोल्स ड्वेल इन द हाउस ऑफ टुमारो, क्योंकि उनकी आत्मा कल में है, कल में जीती है, वो तो भविष्य है ना। विच यू कैन नॉट विजिट नॉट इवन इन योर ड्रीम्स, आप कल का सोच तक नहीं सकते, आप वहां जा नहीं सकते हैं अपने सपने में भी। यू मे स्ट्राइव टू बी लाइक देम बट सीक नॉट टू मेक देम लाइक यू, मतलब आप उनके जैसे बनने की कोशिश कर सकते हो, आप प्रयत्न कर सकते हो कि उनसे कुछ सीखे, उनके जैसे बने, लेकिन उनको अपने जैसे बना, क्योंकि उनको क्या चाहिए? आपका समय, आप देते हो उनको अपने वस्तुएं। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक विभाग या एक क्षेत्र के लोग करते हैं, ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि हम बच्चों को कुछ दे दे तो बच्चे उससे के साथ खेलते हैं। सामान्य उदाहरण फ़ोन, कि बच्चा रो रहा है, ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को भी मिलते हैं। तो माँ बाप खुद फ़ोन पे होते हैं और उनको भी एक फ़ोन दे देते हैं कि छुटकारा पाए, कि भाई फ़ोन पे, तू भी फ़ोन पे और मैं भी फ़ोन पे। तो है एक दूसरे के साथ, लेकिन मन से जुड़े नहीं है, तो एक दूसरे के साथ समय बिता नहीं रहे हैं। तो क्वालिटी टाइम जो है, ऐसा समय जो आप एक दूसरे के साथ बिताए, वो कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के साथ होना मतलब कैसे होना? आपकी जो नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है कि बीइंग फुल्ली प्रेजेंट। फुल्ली प्रेजेंट मतलब आपको यहाँ उपस्थित रहना है, जैसे हमने अभी किया थोड़े मिनट पहले, कि हमने सब डिवाइसेस ऑफ कर दिए, आंख बंद कर दी और धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने मन को यहीं लाए। शरीर तो था ही यहाँ, लेकिन फिर भी शरीर में जो चंचलता होती है, जिसके कारण मन में चंचलता होती है, उसको भी यहीं स्थापित किया कि अब हम फुल्ली प्रेजेंट, मतलब इसी क्षण में हम हैं, ना हम अतीत में है ना भविष्य में है। तो ये हुई क्वालिटी। ये क्वांटिटी का सवाल नहीं है कि कितना समय हम एक दूसरे के साथ बिताए, लेकिन कैसा समय बिताते हैं। क्या हम यहाँ है मानसिक रूप से या कहीं और है, भविष्य में है, अतीत में है, किसी और क्षेत्र में है, क्या सोच रहे, किस विचार में हम खोए हुए हैं। तो बीइंग फुल्ली प्रेजेंट प्रैक्टिकली, मतलब एक प्रायोगिक दृष्टिकोण से कैसा दिखता है, वो हम आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाए गए। तो अभी
हमारे ही टीचर्स और स्टाफ थोड़े बच्चे बन जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि प्रैक्टिकली कैसा होता है। आप ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना कि कैसा है। एक क्या कुछ भी तुम कचरा उठा उठा के लाती, मैं दिखता नहीं, मैं खाना पका रही हूँ। देखो ना। ओहो, क्या है? सुन रही हूँ मैं। मम्मी मम्मी देखो क्या बैठा है ये फूल। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सिम कर देती हूँ। हाँ पल्लू, क्या है? ये देखो मम्मा क्या बैठा है इसके ऊपर ऐसा वाओ, ये कहाँ भी मिला? अभी मैं स्कूल से आई थी ना, रास्ते में मिला मुझे। कितना सुंदर है, देखो ये देखो, इसके पेटल्स वाइट है, अंदर देखो येलो येलो दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। और ये इसके सेंटीपीड है, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपीड। सेंटीपीड, ऐसा मैंने स्कूल में देखा है। हाँ इसके देखो 8 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं। काउंट करो, काउंट करो। एक मिनट, हाँ तुम काउंट करो, मैं जरा एक मिनट इसको ऑफ करके जाती हूँ। है मम्मी, बहुत सारे पैर है ना? अभी दोनों 8, दोनों साइड 8 हैं। हाँ। लेफ्ट कौन सा है इसका? ये वाला। नहीं, लेफ्ट कौन सा? ये। अच्छा ये वाला। राइट है ना, ये राइट, हाँ, जिससे हम लिखते हैं, है ना? आपको समझ में आ गया होगा ना, 2 भेद बताया हमने। अभी हम टेक्निकली जाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। ऐसे इंट्यूटिवली, मतलब अंदर से तो हम सबको समझ में आ जाता है, लेकिन एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की भांति हम लोग एक एक भाग को तोड़ेंगे और उसको डीपली स्टडी करके कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो उसके 3 पहलू है। पहला है बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? जैसे आपको पता चल गया, 2 प्रकार की घटनाएं हमने देखी। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया? हमने देखा कि पहली बार में मम्मी काम कर रही है, बच्चा आया, जाओ जाओ कह के उसको भगा दिया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया। दूसरे में हमने क्या देखा? तो सबसे पहले मम्मी ने अपना काम छोड़ के उसको देखा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। तो आई कांटेक्ट वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही बच्चा हमारी आंखों में देखता है, उसको लगता है कि हम उसके बातों में इंटरेस्टेड है। दूसरी बात आई फेशियल एक्सप्रेशन। जब आप लोग आए तो आपने देखा कि सब टीचर्स आपका वेलकम कर रहे थे कि आइए, स्माइल देकर। उसकी जगह सब टीचर्स सिर्फ खड़ी रहती, आपके सामने ही नहीं देखते, तो आपको कैसा लगता? आपको नहीं लगता कि वो वेलकम है। तो वो है, होता है जेस्चर। तो जेस्चर में क्या होता है? जब बच्चा आता है और हमारे हाव भाव बच्चे को पता चलते हैं कि हमें उसकी बातों में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो हाव भाव बहुत ज़रूरी है कि हम हमारा पूरा बॉडी टर्न किया, वो आया तो हमें अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लगेगा। तीसरी चीज़ है कि फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल। पहले मम्मी ने क्या किया? जाओ यहाँ से, मुझे टाइम नहीं है, ऐसा किया। तो बच्चे की बात चाहे कितनी भी छोटी है, लेकिन फिर देखा कि बच्चे को देखकर उसको क्या कहना है, उसके पहले उसको स्माइल दिया। तो बच्चे को क्या लगेगा? स्माइल देखकर ही वो खुद ही खुश हो जाएगा कि मम्मी पापा जो भी है वो उसने मुझे स्माइल किया। तो उसके बाद आगे बात करने के लिए वो खुशी खुशी आएगा हमारे पास, और उसको जो भी बोलना है वो ज़रूर से बोलेगा। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी इतने ही ज़रूरी है। स्माइल है हमारा बात उसके सामने देखना, वो सब। और चौथा है पोस्चर। पोस्चर क्या होता है? तो जाओ, अभी नहीं, अभी नहीं। वो बहुत, आपने देखा बच्चे को पे क्या असर हुआ? उसने ट्राई किया कि मम्मी और भी सुने, लेकिन मम्मी को टाइम नहीं था। तो और दूसरी बार मम्मी तुरंत आई उसके पास। तो जब हम उसके सामने देखते हैं, उसके पास जाते हैं, तो हम पूरे, हमारा शरीर ऐसा हो रहा है, खुल के हम उसके पास जाए तो उसको क्या लगेगा कि हमारा स्वीकार हो रहा है। अगर हम जब उससे मिले तो उसके
बच्चा छोटा है, हम आएंगे उसके नीचे बैठकर या झुककर उससे बात करेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ मेरे साथ में कोई बैठकर, अगर खेल रहे हैं तो नीचे बैठकर खेले तो उसको लगेगा मेरे साथ में रहकर सब बात कर रहे हैं। और उसके जगह हम काफ़ी बार देखते हैं ऐसे, हाँ बोलो क्या है, तो बच्चे को क्या लगेगा, ये तो कोई अथॉरिटी है, तो बच्चे सोचेगा कि मैं आगे बात करूं कि नहीं। तो हमारा पोस्चर बहुत ज़रूरी है, वो हमारा इन्वॉल्वमेंट दिखाता है कि बच्चों के बातों में, बच्चों को जो समय हम इतना दे रहे हैं तो हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना है। आप सब लोग जब ये सुनिए, क्योंकि मैं तो ये बार बार सुनता हूँ, इस पर विचार भी करता हूँ, ये आपको ध्यान में आएगा कि ये हम सबके लिए सभी परिस्थितियों में लागू होता है। मतलब यहाँ बच्चे के लिए हम ले रहे हैं, लेकिन जैसे लोग कहते भी हैं माता पिता कि ये तो हमारे लिए भी अच्छा है। हम हमारे जहाँ भी हम काम करते हैं वहाँ जाए, घर पे हो, रास्ते पे हो, है ना, कोई दुकान में जाए, आप देखते हो कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, वो भी ये सब का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको भी क्लाइंट्स चाहिए, उनको भी कस्टमर चाहिए, तो ये सब सार्वजनिक है। तो ये पहला पहलू हुआ बॉडी लैंग्वेज का। आपने देखा 4 उसके अंग है, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशन और पॉस्चर। अभी सेकंड ये जो क्वालिटी टाइम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया, उसका सेकंड पहलू क्या है, एक्टिव लिसनिंग। कैसे सुनते हो, सुनने की कला है ना, आर्ट ऑफ लिसनिंग। तो उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। तो संवाद जब होता है, कम्युनिकेशन, एक बोलता है दूसरा सुनता है, बिना सुनने वाले के आप बोलोगे मतलब वो संवाद ही नहीं होगा ना। तो सुनने की कला बोलने की कला से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमको भगवान ने 2 कान दिए हैं और मुख एक ही दिया है, इसलिए कि अभी गणेश चतुर्थी आ रहा है तो गणेश जी के 2 बड़े बड़े कान हैं और मुंह छोटा है उनका, कि इतने 2 बड़े कानों से हमें सुनना है और बोलना कम है। तो ये क्यों हमें सुनना है, आप कोई बता पाएंगे? क्योंकि हम सुनते नहीं हैं, इसलिए हम बता नहीं पा रहे कि सुनना क्यों है ना। तो सुनने का सबसे पहले हम समझें कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। तो अगर उसको हम सुनेंगे ही नहीं ध्यान से तो हम नहीं समझ पाएंगे। दूसरा कि हम उसके साथ कनेक्ट कर सकें, कनेक्शन होगा तभी। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि हम उससे अपनी सुना सकें, हम उससे अपनी बात मनवा सकें। तो पहले कनेक्शन तो होना चाहिए, पहले उसे हमें समझना है, फिर उससे कनेक्ट करना है और फिर हम जो उसे कहना चाहते हैं वो हम कह पाएंगे। तो अधिकांश क्या होता है, जब भी कोई हमसे बात करता है, बच्चा ही नहीं कोई बड़ा भी, तो पहले से ही हमारे मन में विचार चल जाता है। वैसे ही उसके आने से पहले ही बहुत अनगिनत विचार चल रहे होते हैं। और जैसे हमने कुछ सुना तो पहले कि ये मतलब हम जजमेंट भी हमारे अंदर शुरू हो जाता है कि ये ठीक बोल रहा है, गलत बोल रहा है, इसको ये ऐसा, इसका क्या वो है, और मैं क्या बोलूँगा या बोलूँगी उसके प्रत्युत्तर में, वो सब हमारे दिमाग में। तो हम फोकस कहाँ है हमारा, अपने पर, कि ये सही है गलत है, इसका सब हम वो कर रहे हैं और मैं क्या इसका जवाब देने वाला हूँ। वो उसको क्या लग रहा है, उसका भाव क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। कई बार उसका शब्दों में वो कुछ बताएगा लेकिन उसके पीछे कुछ उसका और भाव है। बच्चा कुछ लेके आता है, स्कूल में ये कुछ हुआ तो वो हमें बताना चाहता है, वो भी पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन वो जो हमें बता रहा है उसके माध्यम से एक्चुअली वो अपनी कुछ मन की बहुत अंदर की व्यथा हमें बता रहा है या कुछ अपनी खुशी हमें जाहिर कर रहा है, लेकिन उसके भाव को हम बिल्कुल कुचल देते हैं अगर हम उसका सुनते ही नहीं हैं। तो वो सुनना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और उस जो कुछ शब्दों में भी कहा नहीं गया उसको भी सुनना। तो वो अगर हम उसके शब्द को ही नहीं सुन रहे तो उसके पीछे के भाव को तो कैसे सुनेंगे। अब ये मुश्किल क्यों होता है सुनना, क्योंकि हमारे मन में निरंतर जो है इतने सारे विचार चल रहे हैं, तो अंदर का शोर बहुत है। तो पहले तो हमें अपने अंदर के शोर को बंद करना होगा, अपने अंदर जो विचार चल रहे हैं उनको पहले सुनना होगा। अधिकांश अगर मैं पूछूं, हम सब अपने आप से अगर पूछें
कि अभी आप क्या बहुत सोचते हो, तो आप बोलोगे नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत। लेकिन जब हमें बोला जाता है, जैसे हमने प्रारंभ में किया, कि 5 मिनट या 2 मिनट शांति से बैठेंगे, तो अचानक से इतने सारे विचार दिमाग में आते हैं। तो लगता है पहले तो कुछ था नहीं, ये अचानक से इतने सारे विचार क्यों आ गए जब शांति से बैठने को बोला गया। तो ऐसा नहीं है, निरंतर हमारे मन में बहुत विचार चल रहे होते हैं। आपने लट्टू चलाया है? हम बचपन में वो ऐसे रस्सी से ऐसा लट्टू, क्या बोलते हैं उसको गुजराती में, हाँ, भमरडो, है ना, वो रस्सी से करके, तो ऐसा जब वो बहुत तेज़ घूमता है तो ऐसा लगता है खड़ा हुआ है, वो हिल नहीं रहा है। पर जब वो धीरे होने लगता है तो उसके वो दिखता है कि ये घूम रहा है। तो वैसे ही हमारा मन है, इतने विचार होते हैं कि हमें लगता है कुछ विचार नहीं है, पर जब हम शांति से बैठते हैं और बोलते हैं अभी बिल्कुल शांत रहो, आंख बंद करो, तो एहसास होने लगता है, क्योंकि अभी वो स्लो होने लगा मन। तो अगर बच्चे को हमें सुनना है तो हमें पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, हमें वो कुछ अपने मन का शोर कुछ कम करना पड़ेगा। और जब भी हम जैसे हमने सुना कि ये दूसरे के साथ, सभी के साथ ये है, जब हमें किसी से प्रेम होता है, आप सबको अपने थोड़े कुछ साल पहले के समय याद करना है, तो आप सुनते थे, है ना। तो उससे पहले कि कोई कहीं अजी सुनते हो, उस स्टेज से पहले जो था समय, उसमें घंटों बैठ के साथ में दूसरा बोल रहा है और हम सुन रहे हैं, तब हम बोलने की कोशिश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम था। तो हम जब प्रेम होता है तो सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं तो क्यों? क्योंकि उससे हम अपना प्रेम दर्शाते हैं। क्योंकि अगर हम किसी को अपना पूरी अटेंशन हम उसे दे सकें, ध्यान दे सकें और उसका सुन सकें, तो वो हमारा प्रेम दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको आपका ही स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, बेस्ट गिफ्ट ला कर दे, सब कुछ दे, पैसा दे, पर आपके साथ समय ना बिताए, तो अच्छा लगेगा आपको? अगर वो आपकी आकर 1 मिनट केवल दिल की बात कहे, आपके साथ मुस्कुराए और आपको वो कनेक्शन फील हो, तो वो 1 मिनट पूरे 24 घंटे के लिए काफ़ी है। तो बच्चे के लिए तो ये बहुत उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके और जगह सब क्लाइंट सब हैं, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, लेकिन बच्चे के लिए पेरेंट जो है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो इसलिए उस समय अगर उसको सिर्फ वो 2 मिनट, गैस को हमने सिर्फ कम करना था, 2 मिनट दिया और फिर हम काम में लग सकते हैं, लेकिन वो केवल 1 मिनट बच्चे को इतना प्रोत्साहन देता है। और तो तभी बच्चा उसमें सिक्योर फील करता है और वो हम आगे भी हमारे साथ शेयर करना चाहता है। वरना आगे क्या होगा कि वो अभी आपने उसको झटक दिया, सुना नहीं। जब हम पीयर प्रेशर की बात करते हैं, आगे जाकर वो टीनेजर होता है, फिर हम बोलते हैं कि बच्चा तो हमारा सुनता ही नहीं है। आपने कभी उसकी वो छोटी छोटी बात नहीं सुनी और आप उसे अब बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनाना चाहते हो और मनवाना चाहते हो, तो वो कैसे करेगा? और अगर वो सिक्योर फील करेगा, आपके पास वेलकम फील करेगा, उसे एक्सेप्टेंस लगेगी, तो आपके साथ आके शेयर करेगा। तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स जो वो आगे पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसने आपके साथ शेयर की और आपने उसे समझा दिया, तो वो बच सकती हैं। दरअसल ये विचार कहाँ से आया हमको, क्योंकि कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हम तो पढ़े लिखे इतने नहीं हैं, तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, स्कूल में ही जो भी आप करते हो वही, या तो कोई कहेगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम गिफ्ट्स कहाँ से लाए। तो क्या ये दो आवश्यक है? क्या बच्चे की परवरिश के लिए या बच्चे के विकास के लिए पैसा चाहिए, या कोई बड़ा विद्वान चाहिए? क्या माता पिता हमें सरल भाषा में कुछ कहते हैं, हमें समझ में आ जाता है? कोई हमेशा ज़रूरी नहीं कि माता पिता कुछ बड़ी विद्वत्तापूर्ण भाषा का उपयोग करें, लेकिन वो जो भाव होता है, उस भाव को हमें पकड़ना है। तो ऐसे हम बहाने लाते हैं कि इसलिए आप ही बच्चे को संभालो। तो ये जो अभी आपने सुना कि एक्टिव लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना है, तो इसमें क्या पैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते, किसी को सुन नहीं पाते। जो भी झगड़े आप देखते हो, सिर्फ घर में नहीं, बाहर भी, विश्व भर में एक देश दूसरे देश के साथ क्यों द्वेष करता है? यही तो है। फिर हमें यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस जैसे एंटिटीज़ बनानी पड़ती है, जहाँ पीसफुल रेजोल्यूशन होता है कि एक दूसरे की सुनते हैं और विश्व भर में शांति लाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कला है। इसको ऐसा मत सोचना कि ये तो हाँ मैं तो सुनता हूँ। कई बार हमको तो ये भी डर था कि क्वालिटी टाइम बोले कि तो कोई
पेरेंट्स ये भी सोचते कि क्वालिटी आइसक्रीम का होगा वर्कशॉप, वो है ना एक क्वालिटी आइसक्रीम का। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम क्या बोलते हैं, सामने वाला क्या सुनता है, हम क्या कहना चाहते हैं, वो कुछ और ही समझता है, कभी कभी तो पूरा विपरीत ही समझ जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी कला है जिस पे हम सबको काम करना है। और इसका तीसरा पहलू है वर्बल लैंग्वेज। आपने देखा बॉडी लैंग्वेज मतलब कुछ कहे बिना आप कैसे कुछ व्यक्त कर सकते हो, आप कैसे आपके शब्द में आप कैसे शब्दों का उपयोग कर सकते हो, शब्दों में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है, उसका थोड़ा सुनिए। वर्बल लैंग्वेज, अभी पहले तो मैं कहूँगी कि बच्चों के साथ बच्चे जैसा बन के उनकी भाषा बोलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी जैसे सर ने मैम ने बताया कि हम हमेशा यूज़ टू हैं अडल्ट लैंग्वेज बोलने के लिए, और वही भाषा अगर हम उनके साथ यूज़ करेंगे और ऐसा सोचेंगे कि ये बोल के उसको समझ जाना चाहिए था, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो हम बच्चे ही बन के बच्चों की ही लैंग्वेज में, उसी टोन में, उसी हंसी मजाक में अगर उनसे बातें जितना ज़्यादा और जितनी बार बार करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन अच्छी तरीके से हमें समझ पाएगा। और एनकरेजिंग वर्ड्स, अब ये मुश्किल है, हमें ऐसा लगता है कि इतना तो बड़ा क्या काम कर लिया। समझो उसने छोटा सा कुछ खेल रहा है बच्चा, या तो कुछ ड्रॉ कर रहा है, उसने कुछ अपने तरीके से कलर कर लिया, उसको लग रहा है उसने बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे या छोटे छोटे कार्य जो वो करता है, कुछ अगर स्कूल से आया और उसने आज बोला कि हमने आज ये किया, तो ऐसी हमें जो बड़ों को लगता है कि ये बहुत ही सामान्य बात है, छोटी सी बात है, उनके लिए बहुत ही बड़ी होती है। तो उनको एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना हमारे शब्दों से, और वो एक्चुअली वेट करते हैं बच्चे, वो सुनना चाहते हैं ऐसा कि हमें वही चीज़ को वो प्यार समझते हैं, यही प्यार की भाषा है उनके लिए। दूसरा है कि बहुत बार होता है कि वो लोग दो बच्चे खेल रहे हैं, कुछ झगड़ा हो गया, शेयर नहीं कर रहे हैं, खींचातानी चल रही है। अब अगेन हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने तो 10 बार समझाया है शेयर करना चाहिए, समझ लो, आप समझ लो, पर हम तभी उनके भाव को नहीं समझ पाते हैं और हम लोग तुरंत एडवाइस देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देना चाहिए, सिखाना मतलब समझाना ये अलग बात है, पर तभी उसका भाव अलग है, तभी बच्चा सही में हताश है, सही में निराश है, सही में रो रहा है, तो तभी अगेन पोस्चर ले ले, आई कांटेक्ट ले ले, कि झुक के उनको समझे उनको कि हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, तकलीफ़ हो रही है। तो ये सारे जो शब्द है, अगर हम उनको बोलेंगे कि हाँ हम समझ पा रहे हैं आपको, कि या तो रेस में शायद वो फर्स्ट नहीं आए, रो रहे हैं, तो हम बोलते हैं ना क्यों, क्या हो उसमें, क्या बड़ी बात हो गई। उनके लिए वो सही में बहुत बड़ी बात थी, पर हमें सिखाना भी है कि फ़र्स्ट लास्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर उस समय अगर हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा बच्चा। ठीक है, तो आपके एनकरेजिंग वर्ड्स, आपकी मोटिवेशन बार बार छोटी छोटी बातों के लिए उनके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। और दूसरा एक टर्म है ओपन एंडेड क्वेश्चन, हम लोग हमारी साइकोलॉजी भाषा में बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है, एक उदाहरण देती हूँ कि समझा बच्चों स्कूल से आया तो हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, होमवर्क है कि नहीं है, टिफ़िन ख़त्म किया कि नहीं किया। तो इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या ना में मिल सकता है। हाँ, पानी की बोतल ख़त्म किया नहीं, तो मतलब शुरू। और मैं माँ हूँ इसलिए मैं ये सब बाय एक्सपीरियंस भी आपको बता रही हूँ। नहीं ख़त्म की तो शुरू, पानी पीना चाहिए था, ये शुरू हो जाता है हमारा। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन इसी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि आज आप स्कूल गए थे, तो क्लासरूम में सबसे फन पार्ट क्या था आपका, सबसे मज़ा कौन सी क्लास में आया। तो वो सोचेगा कि कौन सी क्लास में आया, क्या किया, क्यों आया मज़ा, तो उसका बताएगा कि आज तो मैथ्स में कुछ एक्टिविटी करवाया। तो इस तरीके से कभी कभी पेरेंट्स बताते हैं ना कि बच्चा कुछ हमारे साथ शेयर नहीं करता है, तो शायद नेचुरली बच्चा कर भी ना पाए, क्योंकि वो एक
स्कूल हो गया, ख़त्म हो गया, उसका कुछ अलग प्लान है। तो अगर आप उसके साथ ऐसी सारी कॉन्वर्जेशंस करना चाहते हैं जो क्वालिटी टाइम के अंदर आती है, दिस इज़ हाउ यू विल स्पेंड क्वालिटी टाइम। कि आप ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो जिसके हाँ या ना में जवाब नहीं होते हैं। आप उनको ऐसे सवाल पूछो, अगर कुछ कहीं जाके आया है, अगर उसको कुछ खेलना है, अगर उसको कुछ खाना है, तो आप उसको आज खाने में ये बनाओ या ये बनाओ, या तो आप पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या पसंद है, हम ये शनिवार को बनाएंगे। ऐसे इलेबरेट कॉन्वर्जेशन जो बोलते हैं ना, जहाँ बच्चे सिर्फ हाँ या ना के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाए। तो ये है ओपन एंडेड क्वेश्चन। और इस तरह की उनके साथ उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना, मतलब उनकी फीलिंग्स को हमें ऐसा मानना कि वो सही ही, उनकी फीलिंग्स बहुत वैल्यूबल है, सही ही वो उनका जो फील कर रहे हैं उस मोमेंट पे, हम उनको वही मोमेंट पे उनका ऐसे बेस्ट फ्रेंड बन के उनको समझ ले उसी मोमेंट में। फिर जो समझाना है वो शांत हो जाए, फिर हम उनको समझाएंगे। आपके कुछ है ओपन एंडेड क्वेश्चंस? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए उसके पहले कुछ भी समझ में ना आया हो या कुछ शंका हो, संदेह हो, तो आप पूछ सकते हो, हम सुनेंगे। तो अब हम इस पे विचार करेंगे कि अगर क्वालिटी टाइम ना मिले तो क्या होता है बाद में, अभी भी क्या होता है, भविष्य में भी क्या होगा, तो उसका इम्पोर्टेंस मतलब उसका महत्व क्या है। तो इसके लिए थोड़ा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। मैं थोड़ा बोर्ड यूज़ करूँगा इसके लिए। ये जो आप इमेज देख रहे हो वहाँ, इसमें बच्चा आप देख रहे हो कि अकेलापन का अनुभव कर रहा है। और ऐसे ये ठीक है, हमने एक फ़ोटोग्राफ डाली है, लेकिन ये ऐसा होता है बच्चों के अंदर, और वो बाहर कैसे वो कभी कभी दर्शा नहीं सकते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा ह्यूमन नीड, मतलब मनुष्य की जो एक मांग है, एक नीड है कि अंदर से क्या चाहिए हमें, तो हम सबको ये चाहिए क्वालिटी टाइम, ये सबको चाहिए। ठीक है, तो इसको ही हम ऊपर लिख लेते हैं, हम कभी भूलें नहीं इसको। आप जब जाओ तो इसको डेफिनेटली याद रखना, इस शब्द को, कि इसको हमें जीवन में कैसे प्रयोग करना है इसका। तो क्वालिटी टाइम में हमें क्या मिलता है कि एक अटेंशन मिलता है, कोई हमारे सामने देखता है। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, दर्शन करते हैं ना, देखते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको भी हम दृष्टा कहते हैं, जिन्होंने देखा। तो क्या देखा? कुछ ऐसा देखा जो हम सबको दिखाई नहीं देता, दिव्य चक्षु। तो दिव्य चक्षु तो दूर की बात है, पहले ये जो चक्षु है इससे तो हम देखें। तो एक होता है आर्ट ऑफ लिसनिंग जो हमने सुना, एक है आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो सामने है वही हमें कभी दिखता नहीं है। और हमको कोई देखता है ना, तो हमें एक हमारी जो एक नीड है अंदर, जीव जो होता है ना, जीव को चाहिए कि सुरक्षा, जीव को जीना है। जीव का मतलब ही है, प्राण का मतलब क्या है कि उसको जीना है, तो सुरक्षा चाहिए। अगर कोई सामने देखता नहीं है, और ज़्यादातर हम कब सामने देखते हैं? जब हम गुस्सा होते हैं किसी पे। जैसे जो प्राणी होते हैं जंगल में, आप थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए कि जंगल में जो प्राणी होते हैं ना, ऐसा हमें कहा जाता है कि मनुष्य से सब डरते हैं। और हमें कभी भी प्राणी को आँख में आँख मिलाकर देखना नहीं चाहिए। कोई सामने अगर जानवर आ गया, पशु आ गया, तो उसको आँख में आँख मिला के उसको आँखों में मत देखिए, तो उसको भय फील नहीं होगा। उनको लगेगा कि ठीक है, इसको में इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर आपने आँख में आँख डालकर देखा तो वो असुरक्षित महसूस करेगा, आपके ऊपर हमला भी कर सकता है। तो यही हमारे अंदर भी है। अभी मनुष्य बन गए हम, लेकिन अभी भी हमको लगता है कि हमें कब देखना है, जब हम गुस्सा उसके ऊपर गुस्सा में हो, तो हमें गुस्सा आया है। या तो बच्चे को भी यही लगता है कि हमारे सामने कब कोई देखता है जब वो हमारे पे गुस्सा कर रहा है या हमारी कोई गलती ढूंढ रहा है। तो आप देखना, हम तो ये ऑब्जर्व करते ही है कि जब भी बच्चे की आंखों में आंख डालकर हम देखते हैं तो वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं,
कि क्या हुआ। तो उनको ऐसी ट्रेनिंग मिली, ऐसी कंडीशनिंग हुई है मन की। वास्तव में हमें चाहिए कि हमारे सामने कोई देखे, लेकिन ऐसे भाव से ना देखे, है ना। कैसे देखे? प्रेम के भाव से देखे। तो इसलिए क्वालिटी टाइम, तो ये अटेंशन, जब ये नहीं मिलता है तो इसका अनुभव होता है इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी मतलब असुरक्षा। तो ये कहां से आया? हमारी जो नीड है सिक्योरिटी की, मतलब सुरक्षा की, ये फुलफिल नहीं हुई। ठीक है, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए इसका जन्म हुआ है हमारे अंदर। लोनलीनेस आती है, मतलब हमें एक अकेलेपन का अनुभव होता है कि हम ना कोई हमारे सामने देखता है, ना हम किसी से जुड़े हुए हैं। फिर बच्चा क्या करता है? उसको वो चाहिए, नीड तो वही है, चाहता तो वही है। आप उसको वस्तुएं दे सकते हो, गिफ्ट्स दे सकते हो, सलाह दे सकते हो, लेकिन उससे काम होगा नहीं। उसको तो यही चाहिए कि कोई देखे, अटेंशन। ठीक है, यह अटेंशन से आता है, क्वालिटी टाइम से अटेंशन आता है। तो इसको पूरा करने के लिए वो फिर ऐसी हरकतें करेगा जो आपको मजबूर करे कि आप उसके सामने देखें। ये एक मन की एक ट्रिक है। ठीक है, तो जाएगा, कुछ गिरा देगा, यहाँ चिल्लाएगा। जैसे ये पता नहीं मम्मी या पापा की पैंट खींच रहा है, तो वो चाहता है कि आप देखो मेरे सामने। जैसे हम महाभारत में भी सुनते हैं ना कि गांधारी ने पट्टी बांध ली, कभी भी दुर्योधन को देखा नहीं, और कैसा बना दुर्योधन? ठीक है, कभी देखा ही नहीं उसको। तो हमारी जो आँख है ना, ये बहुत ही पावरफुल है। हमारी दृष्टि, हम किसको देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, इस पे पूरा हमारा सृष्टि का निर्माण होता है, हमारी व्यक्तिगत सृष्टि का निर्माण होता है। तो यहाँ एक साइकोलॉजी में टर्म है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, मतलब चाहता है, सीकिंग मतलब चाहता है अटेंशन, लेकिन इसलिए उसका बिहेवियर ऐसा होगा कि कुछ डिस्ट्रक्टिव, मतलब कुछ विनाशकारी, नकारात्मक चीज़ें करेगा सिर्फ आपके अटेंशन के लिए। उसको चॉकलेट नहीं चाहिए, उसको कैंडी नहीं चाहिए, उससे उसकी तृप्ति भी नहीं होगी, तो वो करता ही रहेगा ऐसा बिहेवियर, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, जब तक आप उसके सामने देखो नहीं, जब तक उसकी वो नीड पूरी ना हो जाए। ठीक है, तो इसी से आता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। जब बड़ा होगा तो इसका क्या होगा? छोटा होता है 2 साल का, 3 साल का, तब पढ़ाई इतनी ज़्यादा कुछ ठोस होती नहीं है। जैसे ही बड़ा होगा, मान लो 5 साल, 6 साल, फर्स्ट में आया, सेकंड में आया, थर्ड में आया, तो पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ता है। और अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की जड़ क्या है कि उसका मन चंचल है, क्योंकि मन अभी तृप्त नहीं हुआ है ना। जो मन की भूख है, जैसे मानो भूख लगी हो और खाना मिले ही नहीं, तो कैसी तड़प आती है। और उस समय आपको कुछ मूवी देखने से या किसी फ़ोन पे बात करने से आपकी तृप्ति नहीं होगी, क्योंकि खाना मिला ही नहीं है, मुझे भूख लगी है। ठीक है, वैसे ही जब तक मन की तृप्ति नहीं होगी, वो चंचल रहता है। तो मन की चंचलता और एक स्वार्थपन आता है कि वो अपने ऊपर ही ध्यान देता है कि मुझे चाहिए, पहले मेरी नीड तो ख़त्म हो जाए, मांग पूरी हो जाए, उसके बाद मैं कुछ और कर सकूँगा। तो वो चंचलता और स्वार्थ के कारण वो किसी भी चीज़ पे अपना ध्यान लगा नहीं पाएगा, उसका ध्यान इधर उधर भटकता ही रहेगा। तो क्या वो पढ़ाई में ध्यान दे पाएगा? सोचो, अगर किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाया है तो पढ़ाई तो दूर की बात है, पढ़ाई में तो कितना ध्यान देना पड़ता है। और इस सब का उद्देश्य, प्रयोजन तो यही है ना कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और आगे जाके कुछ अच्छा काम करे, हैं, जिससे धन की भी प्राप्ति हो, समाज का भी कल्याण हो, दोनों हो। तो अगर उसका मन एक चीज़ पे टिक ही नहीं पाता है तो कैसे पढ़ाई करेगा? फिर हम बोलेंगे, टीचर्स बोले, पेरेंट्स बोले, ग्रैंड पेरेंट्स बोले, माता पिता, दादा दादी, जो भी उसे बोले कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो नहीं पढ़ पाएगा। और उसका फ्रस्ट्रेशन, उसके अंदर की जो एक व्यथा है, वो तो वहीं की वही है, वो बढ़ती जाएगी कि एक तो मेरी तृप्ति हुई नहीं है, ऊपर से आप बोल रहे हो कि पढ़ो, एक और दबाव डाल रहे हो उस पर, तो कैसा हो? अब उसकी मनोस्थिति कैसी होगी? अंदर से उसे ये जो लोनलीनेस का अनुभव है वो होता ही आएगा। यहाँ मैंने लिखा है वेस्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब जो क्षमता है उस बच्चे की, और सभी में
कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्षमता होती ही है ना। अभी हम लोग एक कोट भी रखने वाले हैं कि अयोग्य पुरुषो नास्ति, मतलब कोई पुरुष, कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं है सर्वथा, लेकिन उसको वो अवसर मिला नहीं है। अवसर मानी वस्तुएं नहीं, पैसा नहीं, ऐसा नहीं कि एडमिशन, मान लो आपने एडमिशन दे दिया उसको, है ना, कुछ पैसा दे दिया कॉलेज को, एडमिशन भी उसका होगा, क्या वो पढ़ पाएगा? मानो उसको पढ़ाई में भी पास कर दिया, अच्छे मार्क्स, चीटिंग से आ गए मार्क्स, क्या वो जीवन में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल उसके अंदर है, जो क्षमता है, वो कभी भी विकसित नहीं हो पाएगी। तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल, तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाना ये कोई बड़ा नुकसान नहीं है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। और ऐसा हमारी श्रुति माता भी कहते हैं, मतलब आप उपनिषद पढ़े, वेद उपनिषद, उसमें आता है कि न चेद अवेदित इह, मतलब यहाँ अगर आप जान ना सको अपने क्षमता को तो महती विनष्टि, मतलब एक होता है विनष्टि कि आपने खो दिया, एक होता है कि महती विनष्टि, इतना खोया कि आपको भी पता नहीं आपने क्या खोया। मतलब आपके हाथ में एक हीरा था, आपको लगा पत्थर, आपने फेंक दिया, तो वो क्या था हीरा? समय। ठीक है, आपका समय गया, अब वो वापस नहीं आ सकता। तो जो भी आप एक क्षमता थी वो कभी भी बाहर नहीं आ सकते, और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जैसे हम मूवीज देखते हैं ना कि ट्रेजेडी मूवीज, रोना आता है ना, कोई हीरो जैसे उसके साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हम हमेशा ये तो कहते हैं कि समाज ने अन्याय किया, किसी दूसरे ने अन्याय किया, ये गवर्नमेंट ने, हमेशा दोष किसी और पे ही थोपते हैं कि उसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन इसका मूल कारण क्या है? हमने अपने आप के साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है, और इसलिए बच्चों के साथ भी यही अन्याय होता रहता है। ये सबसे बड़ा अन्याय है, ये सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो भी क्षमता थी वो मानो एक पक्षी है, पक्षी का धर्म क्या है, पक्षी की क्षमता क्या है? उड़ना। अगर वो पक्षी उड़ ही ना पाए तो क्या ये दुखद बात नहीं है? ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि पक्षी है और हमेशा चलता ही रहता है इधर उधर, या तो पिंजरे में ही है, वो कभी भी उड़ नहीं पाएगा। तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ठीक है, तो इसका हमने जो अभी एक एनालिसिस, मतलब एक विश्लेषण किया, वो घूम फिर के कहाँ आता है, कहाँ से उसका प्रादुर्भाव होता है? क्वालिटी टाइम से। ये कभी उसको मिला नहीं, जब उसकी मांग थी, जब उसे चाहिए था वो मिला नहीं, तो फिर पूरी उसकी जो ट्रेजेक्टरी है, उसकी दिशा है, वो बदल जाती है। तो यहाँ अंत में वेस्ट ऑफ पोटेंशियल सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लेकिन आगे जाके करियर में, मतलब जो भी वो कार्य करेगा उसमें वो बाहर नहीं आ पाएगा। और ये देखा है किसने? ये किसी ने देखा है तो हाथ ऊपर करिए। कहाँ देखा है? कहाँ रीड किया था आपने? डायरी में। वेरी गुड। तो ये हमने अपने स्कूल डायरी में ही डाला है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आपने क्वालिटी टाइम नहीं समझा है। तो चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे लिव। बच्चे वही सीखते हैं जो वो जीते हैं। आपने सुना होगा कोई बच्चे बचपन में कोई बड़ा सदमा हुआ है ना, माँ गुजर गई, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चे की सर्जरी हो गई, तो उसके ऊपर एक गहरी छाप रह जाती है। तो वो तो एक बड़ी बात थी, लेकिन ऐसे रोज़ छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में होती हैं जिनकी छाप हमारे मन पर रह जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों को या इवन बड़ों को किसी के सामने बोलने में बहुत झिझक होती है। मैं अपनी ही बात बोलूं, अभी मैं बहुत आसानी से बोल रही हूँ, लेकिन कुछ साल पहले तक जब मैं अपने कॉलेज में थी, मुझे इतना डर लगता था। मतलब अगर आप मुझे अपनी ही क्लास के बच्चों के 40 लोगों के सामने बोलने को बोलो तो मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते थे, मुंह सूखने लगता था, इतना डर लगता था। कहीं जाने को बोलो कि चलो अभी शादी में जाएंगे, वहाँ इतने सारे लोग, तो एक भय होता था। तो क्योंकि वो बच्चा जब छोटा होता है ना, तब वो ये समझ नहीं पाता है। बाद में मैं बड़ी हुई और उस पर काम किया और फिर उसमें से निकली, वो भगवान की कृपा थी। लेकिन पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। अभी एक छोटा बच्चा तो समझ नहीं पाता, और हमेशा माता पिता का जो इंटेंशन होता है, उनका हृदय का जो उद्देश्य, वो हमेशा नेक होता है। कोई भी माता पिता
अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते हैं और कभी चाहते नहीं हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा, उसकी बुद्धि तो उतनी है ना, वो तो नहीं समझ पाएगा कि पापा स्ट्रिक्ट क्यों हैं। पापा ने जब वो 16 साल के थे, उन्होंने पार्टीशन देखा। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ऐसा रेफ्यूजी बन के मार काट देखी। वहाँ पर इतने संपन्न थे और यहाँ आए तो रेफ्यूजी कैंप में रहे, और उनसे छोटे इतने सारे बहन भाई। तो उन्होंने ऐसा दायित्व लिया कि मैं इन सबको पालूंगा, ये मेरे ही बच्चे हैं। तो 16 साल का एक टीनेजर वो सोच रहा है कि जो 6 बच्चे हैं, मतलब मेरे माता पिता के, मेरे भाई बहन, वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनको पालने की ये मतलब एक काइंड ऑफ अंदर ही अंदर एक प्रतिज्ञा लेता हूँ। तो मैं तब तक शादी नहीं करूँगा जब तक ये सब सेटल नहीं हो जाएं। तो जब मेरी बुआ, जो सबसे छोटी, उनसे करीब 15 साल छोटी थी, जब उनका भी विवाह हुआ और फिर पापा को लगा कि अभी थोड़ा अकेलापन, कि अभी तो सब चले गए और कोई है नहीं, तो उन्होंने विवाह किया और तो मेरा जन्म हुआ। तो अभी ये सब कहानी तो बच्चे को नहीं मालूम है ना। फिर वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में थे, तो विजिलेंस आप जैसे जानते हैं, तो वहाँ पर सब फ्रॉड के केसेस आते हैं, तो उनको वो वही सब देखते थे रोज़ कि ऐसा। तो उनको अभी पहले उन्होंने अपने बचपन में वो सब सदमा देखा, फिर इतनी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की और ये सब मतलब एक जिम्मेदारी ली, तो एक कठोरपन मतलब कठोरता आ गई। क्योंकि एक सोचो कि 16 साल का बच्चा मेहनत करके अपने बाकी 6 भाई बहन और माता पिता को खिला रहा है, तो उसमें एक कठोरता तो आएगी। फिर वो सब जब ऐसे केसेस आते थे फ्रॉड के और ऐसा, तो उनको लगता था कि सभी चीट होते हैं, मतलब सब धोखेबाज होते हैं, सब चीटिंग करते हैं। तो जो वो हमारे लिए स्ट्रिक्टनेस रखते थे, कठोरता रखते थे, वो एक उनका सुरक्षा कवच था कि वो चाहते थे अरे इधर नहीं जाना, ऐसा हो जाएगा, इससे बात नहीं करना, वैसा हो जाएगा। तो मुझे अभी भी याद है, हम छोटे थे तो मैं एक बार ऐसे साइन कर रही थी, पापा के साइन कॉपी कर रही थी। तो अभी वो तो छोटा बच्चा, मतलब 8-10 साल का बच्चा, कि ऐसे पापा चेक पे साइन करते हैं, तो पापा ने देखा तो एकदम डांट दिया। और वैसे ही डर लगता था क्योंकि उनका स्वभाव कड़क था। तो ऐसे नहीं, कभी ऐसे नहीं करना, ऐसे, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड कैसे देखे थे, लोग कैसे साइन करके ऐसा। तो पर क्योंकि बच्चा वो सब समझता नहीं, तो एक इतना भय बैठ गया, तो उस भय के कारण कभी वो अभिव्यक्ति हो ही नहीं पाती थी। अगर हमें स्टेज पे बोला कि डांस करना, तो वो इतना फ्रीज, इसलिए मैंने बोला आज तो मुझे नाटक करना ही है। तो क्योंकि वो सब जो उस समय नहीं कर पाए, वो एक भय था, तो वो कभी ना कभी तो टूटना चाहिए ना। तो इसलिए, और ये तो ईश्वर की कृपा रही कि मैं उसमें बाहर निकल पाई। कई लोग उससे बाहर निकल ही नहीं पाते पूरे जीवन। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यही है कि वो जो छोटी छोटी बातें बाद में जाके 25-30 साल हो गए ये समझने के लिए कि क्यों पापा ऐसा बिहेव करते थे। क्योंकि तब तक तो था कि पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है, पापा से दूर रहो तो अच्छा है, पापा ऑफिस में से आए उससे पहले अपना ये सब काम निपटा लो और अपने कमरे में बैठ जाओ। तो वो एक डिस्कनेक्ट भी हो जाता है ना। तो इसलिए व्हेन अ चाइल्ड लिव्स विद क्रिटिसिज्म, आलोचना करते रहेंगे ना। छोटी छोटी बात है, बच्चा लेके आया पत्ता, तो क्या कचरा ही उठा के लाती है, तो वो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी आलोचना है, क्योंकि वो खुशी से आपके पास आया है। लेकिन आप बिज़ी हो, ऐसा नहीं कि आप बच्चे का मन तोड़ना चाहते थे, दुखाना चाहते थे, लेकिन आप अपने ऑफिस की सब बोझ लेके आए हो, आप काम कर रहे हो, आपके पास समय नहीं है, जो इत्यादि इत्यादि। तो आपने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन बच्चे को तो वही दिखा, तो उसकी आपने आलोचना की। फिर दूसरा है व्हेन ही लिव्स विद, तो वो भी ऐसा दूसरे को कंडेम करना ही सीखता है, यानी कि वो भी आलोचना करना ही सीखता है। और व्हेन अ चाइल्ड लिव्स विद हॉस्टिलिटी, यानी कि शत्रुता, एक कटुता के साथ जब वो रहता है, तो वो भी ऐसा लड़ाकू विमान ही बनता है वो, और कुछ बनेगा नहीं वो। फिर व्हेन ही लिव्स विद रिडिक्यूल, हमेशा उसकी हम निंदा करते हैं, उसको हम नीचा दिखाते हैं कि तू तो बस बेवकूफ़ है, तेरे से तो कुछ होता ही नहीं, एक चीज़ नहीं कर सकता। हम उसको मतलब अपने फ्रस्ट्रेशन में या जो भी वो हम ऐसा बोल जाते हैं, लेकिन वो फिर वो संकुचित हो जाता है। फिर वो टीचर के सामने प्रश्न पूछ सके, उसको भय ही लगता है कि नहीं मैं कैसे पूछूंगा, मतलब मुझे टीचर ने डांट दिया तो मैं स्टेज पर कैसे कुछ प्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, क्योंकि वो भय हो जाता है। व्हेन ही इज लिव्स विद शेम, अगर जब उसको हमेशा शर्मिंदा ही किया जाता है कि बिल्कुल शर्म नहीं आती तुझे, ऐसा जब किया जाता है, तो फिर वो
गिल्टी हो जाता है, उसको एक गिल्ट मतलब एक शर्मिंदगी अंदर पैदा होती है, वो ऐसा कुछ काम नहीं भी किया तो भी एक शर्मिंदगी होती है। और जब इसके विपरीत जो हम सकारात्मक भाव देंगे, जब व्हेन ही लिव्स विद टॉलरेंस, अगर आप सहन करते हो तो वो भी बहुत सहनशील बनता है, फिर उसके जीवन में जो भी विपदाएं आएँ उसमें वो इतना टूटता नहीं है। और व्हेन ही इज़ रेज्ड विद एनकरेजमेंट एंड प्रेज, उसको आप एनकरेज करते हो, प्रोत्साहन देते हो, उसका प्रेज करते हो, उसकी प्रशंसा करते हो, छोटा काम किया, इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हम बच्चे की गलती नहीं सुधारेंगे। आप ऐसा सोच रहे हैं कि हर चीज़ में बस अच्छा बहुत अच्छा राजा बेटा मेरा, ऐसा नहीं, उसकी गलती है वो तो हमें सुधारना है, लेकिन उसको कहने का तरीका अलग है। पहले आपको उससे कनेक्शन करना है ना, पहले उसे समझना है, उसके साथ कनेक्ट होना है, फिर जो आप बोलोगे ना वो आपको आके अपने आप बताएगा। और तो उसमें हमें जैसे पलक ने बोला कि उस समय वो रो रहा है, वो परेशान है, उस समय एक बार उसको गले लगा लो, उसको बोलो कि हाँ देखो अच्छा नहीं हुआ, तुमको ऐसा हुआ, लेकिन फिर बाद में जब वो ठीक हो जाए, फिर बाद में आप उसको वो बात समझाओ कि ऐसी परिस्थिति कई बार आएगी ज़िंदगी में, ऐसा कई बार तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा खिलौना ले लिया जाएगा, बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, उनकी संपत्ति ले ली जाती है, चीट करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम को कैसे डील करना है। तो इसके लिए हमें खुद पहले ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ही ऑर्गेनाइज नहीं हैं अपने भावों में, अपने विचारों में, अपनी ज़िंदगी में, हम अपना समय का जो है ठीक से प्रबंध नहीं करते हैं, हम लास्ट मिनट पे अब देर हो रही है, जल्दी ऑफिस जाना है तो छूट रहा है, तो पहले हमें व्यवस्थित होना पड़ेगा और फिर हम उसको सिखा पाएंगे। और सिक्योरिटी, बच्चे को हमेशा एक सिक्योर, एक सुरक्षा लगना चाहिए अपने माता पिता के पास, कि मैं उनको जाके कुछ बोलूँगा तो वो मेरी बात सुनेंगे और मुझे गलत नहीं समझेंगे। तो जब उसको एक ये सिक्योरिटी होती है तो वो आकर सब कुछ शेयर करता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब बड़ा होगा, टीनेजर होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बच्चे वो जो है ना, वो सिक्योरिटी क्योंकि हम में नहीं मिलती तो वो दूसरे में खोजते हैं, वो फ्रेंड्स में खोजते हैं, और फ्रेंड्स तो वो उनके हितैषी नहीं हैं, वो खुद भी भटके हुए हैं तो वो उसको भी भटकाते हैं। तो अगर बच्चा आपके पास आया और बोला कि मैंने क्लास बंक की या मैंने आज फ्रेंड के साथ सिगरेट पी, तो आप पहले ही चिल्लाना शुरू कर दोगे कि, और अभी वो आपको आके बोलेगा भी क्यों? बोलेगा भी नहीं, क्योंकि जब वो छोटा सा पत्ता लेके आया था आपके पास, जब वो 3 साल का था, तभी आपने उसको झड़क दिया था। तो जब उसने ऐसा कुछ काम किया है तो वो कभी हिम्मत नहीं करेगा आपके पास आने की। तो हमें उसे समझाना है, लेकिन उसे एक ऐसा लेबल नहीं देना है जैसे तू तो नालायक ही है, तू तो मतलब इतना धीरे करता, तेरे से तो कुछ काम हो ही नहीं सकता। ये करने के बदले अगर आप उसे देखें उसका काम और बोले कि कितना अच्छा लिखा है, वो भी झूठी प्रेज़ नहीं, कुछ तो अच्छा होगा तो उसका आप प्रेज़ करो, देखो कितना अच्छा लिखा है, इतनी अच्छी हैंडराइटिंग है, बस थोड़ा तू फास्ट इसको लिख लेगा ना तो तेरा काम इतना अच्छा हो जाएगा, फिर तू एग्ज़ाम में भी अच्छा कर पाएगा और हर काम अच्छा कर पाएगा। सो पहले हमें उसके साथ कनेक्ट करना है, उसको 2 शब्द प्रशंसा के देने हैं, प्रेम के देने हैं, वो भी झूठी प्रशंसा नहीं, जो भी वो करता है तो एक बार उसको एक आत्मविश्वास मिलेगा और फिर वो उसको एक साहस मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा वो कार्य करने का। और कंपैरिजन हमें कभी नहीं करना है, क्योंकि हम अधिकांश की वो देखा, वो शर्मा जी का लड़का जो है वो तो देख इतने अच्छे नंबर लाता है, या घर में भी तेरा भाई तो देख ऐसा करता है और तू बिल्कुल वो ठीक नहीं कर पाता। तो हमें कंपैरिजन करनी है तो उसके साथ ही कंपैरिजन करनी है कि कल तुम ये नहीं कर पा रहे थे, आज कर पा रहे हो तो कितनी अच्छी बात है, तो परसों तुम्हें इससे भी और अधिक करना है। तो इस प्रकार ये जो वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उस समय पापा को भी पता नहीं होगा कि मतलब मैं जो कर रहा हूँ, उन्होंने तो अपने अच्छे से ही किया कि इसको हम सुरक्षित रखें, ऐसा करें, लेकिन वो एक भय बैठ गया, तो उससे वो जो पुष्प है जो कली विकसित होनी चाहिए वो फिर बंद हो जाती है और उसको फिर ठीक करने में कई समय लग जाता है। इसका आप तुरंत रिजल्ट देखोगे बच्चे के एकेडमिक रिपोर्ट में, वो कैसे वो हम अभी देखते हैं। अगर नेक्स्ट सेट इम्पैक्ट मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ता है क्वालिटी टाइम का। ठीक है, अभी इसको ध्यान से सुनना, आर्ट ऑफ लिसनिंग है ना, ये थोड़ा सूक्ष्म विचार है, लेकिन जब आप किसी को भी क्वालिटी टाइम देते हो ना तो एक स्पेस, एक ऐसी जगह क्रिएट करो जिसको बोलते हैं सेफ स्पेस।
है ना। सेफ स्पेस का मतलब क्या है कि वो सुरक्षित है, तो सुरक्षा अनुभव करेगा तो वो कुछ भी पूछ सकता है। मतलब ये प्रश्न पूछना ऐसा नहीं है कि किसी को नकारने के लिए या किसी को गिराने के लिए, ये प्रश्न जिज्ञासा से आया है, लेकिन उसके लिए एक सेफ स्पेस चाहिए, नहीं तो वो नहीं पूछेगा। ये कहीं भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, बच्चे के साथ भी हो सकता है, बड़ों के साथ भी हो सकता है। तो इस सेफ स्पेस क्वालिटी टाइम से सीधा उसका इम्पैक्ट आएगा सेफ स्पेस पे। ऐसी स्पेस आप क्रिएट करोगे कि अभी बच्चा आपका फ्रेंड है। जैसे पहले हमने वो कविता पढ़ी ना, उसमें था ना कि बच्चे आपके द्वारा आए हैं लेकिन आपके नहीं है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी संपत्ति, जैसे ज़मीन होती है, वस्तु होती है, वैसे बच्चा है, ऐसा नहीं है। तो अभी इस फोटो में भी आप देख रहे हो कि ये जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बिल्ड होता है उस सेफ स्पेस में। कुछ भी वो पूछ सकता है किसी भी विषय के ऊपर। अभी आपका दायित्व क्या है, जैसे वो श्लोक जो मैंने पहले कहा, अयोग्य पुरुषुना से, उसका दूसरा भाग है कि योजक स्तत्व दुर्लभ, लेकिन योजक जो होता है, कैटलिस्ट, मतलब जो उसको दिशा दे सके, वो दुर्लभ है। तो अभी जो क्वेश्चनिंग हो रहा है उसको सिर्फ दिशा देनी है, उसको कुछ सिखाना नहीं है, ना कुछ पढ़ाना है, ना कुछ सलाह देनी है। जो प्रश्न अंदर से आया है उसको ध्यान से सुनना है और उसको दिशा देनी है। उससे उसका दिमाग जो है वो विकसित होगा। ये डायरेक्ट कनेक्शन है। जितने अच्छे प्रश्न आप पूछ सको उतना विकसित आपका दिमाग है। सही प्रश्न, ऐसा नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसने मेरा खिलौना क्यों छीन लिया, ये कोई प्रश्न है? छीन लिया तो छीन लिया, इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है, मेरे साथ ही ऐसा बुरा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही लोग गाली क्यों देते हैं, भाई तूने कुछ किया होगा तो गाली मिली। ठीक है, ये कोई प्रश्न नहीं है। या तो ऐसे भी प्रश्न है कि ये कितने तारे हैं, सूर्य यहीं से क्यों उगता है, ये भी कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिसकी कोई दिशा हो, जिसका कोई प्रयोजन हो। तो ये माता पिता को या टीचर्स को, जो भी समाज में है प्रतिष्ठित व्यक्ति कि या तो वृद्ध व्यक्ति जो भी है, सबको हमें यही करना है बच्चों के साथ और अपने खुद के साथ भी। पहले तो वहीं से स्टार्ट होता है ना कि हम अपने अंदर कैसे प्रश्न पूछते हैं। यहाँ मैंने दो शब्द लिखे, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, ये दो प्रकार के थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग लेफ्ट ब्रेन में होता है, क्रिएटिव थिंकिंग राइट ब्रेन में होता है। दिमाग के दो हिस्से होते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग माने आप दोनों प्रश्न से ही आते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग का अर्थ है कि आप ऐसे प्रश्न पूछो जहां आप उसका मूल ढूंढ सको। जैसे कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, वो डॉक्टर के पास जाए कि मुझे ये बीमारी है, तो उसका मूल जानना है। कारण कार्य भाव होता है, तो कार्य को देख के उसका कारण क्या है उसकी ओर जाना है। तो उसमें आपको पूर्ण एकाग्रता से, ऐसे जैसे कोई ऑपरेशन कर रहे हो ना, वैसे ऑप्शंस को, विकल्प को काटना है और एक की ओर जाना है। ठीक है, बहुत विकल्प से एक की ओर जाना है, ये क्रिटिकल थिंकिंग हुआ। और क्रिएटिव थिंकिंग मतलब एक है, उससे बहुत की ओर जाना है। तो ये एक किसी का आप निर्माण कर रहे हो। जैसे ठीक है, आपने उसका कारण ढूंढ लिया, अभी उसका उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, तो क्या क्या विकल्प है आपके पास। तो उसके लिए क्रिएटिव इमेजिनेशन चाहिए। जैसे हम आर्ट में करते हैं, क्राफ्ट में करते हैं, तो क्रिएटिव होता है। क्रिटिकल थिंकिंग साइंस है, मैथ्स है, उसमें क्रिटिकल थिंकिंग चलता है। दोनों का जब विकास होता है तो व्यक्ति, बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी प्रॉब्लम सामने है, समस्या सामने, उसका समाधान, उसका सोल्यूशन ला सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है और तुरंत धीरे धीरे उसकी जो गति है वो बढ़ती जाती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, समस्या आते हैं हम टूट जाते हैं, फिर हमें मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, या तो कोई दवाई चाहिए, या तो मंदिर में जाते हैं, लेकिन मंदिर में सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा है, दवाई में सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा। कुछ वीडियो मोटिवेशन देखे, सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा। किसी से फ़ोन पे बात की, उससे सोल्यूशन थोड़ी मिलेगा। सोशल मीडिया पे गए, टाइम पास किया, या तो फिर कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, सोल्यूशन थोड़ी मिलता है। किसी से सोल्यूशन नहीं मिलेगा। एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी बुद्धि का विकास करो। तो समस्या आपकी है, आपको समाधान ढूंढना है, रोना नहीं है, किसी की ओर उंगली नहीं उठानी है, किसी पे आरोप नहीं ठोकना है, किसी और को ब्लेम नहीं करना है कि आपकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, समाज की वजह से हुआ। जैसे हम महाभारत में सुनते हैं ना, कर्ण पूरे महाभारत में रोता ही रहा है, तो उसकी क्षमता बाहर आई नहीं। उसका दोषी कौन था, बोलेगे नहीं लोग, लेकिन खुद था वो।
ठीक है, उसके क्रिया देखो, उसके कैसे कर्म थे, उसकी सोच देखो कैसी थी। उसने दोष किसको दिया? माँ को दिया, गुरु को दिया, भाई को दिया, पृथ्वी को दिया कि पृथ्वी में मेरा रथ चला गया तो पृथ्वी दोषी है। अतः तुझे कर्म कैसे थे कि पृथ्वी में तेरा रथ गया? ठीक है, तो ये जो सोचा, और कृष्ण ने उसको अवसर भी दिया कि आ जा मेरे पास, हमारी ओर आ जा, लेकिन नहीं आया। तो भगवान का बुलावा तो होता ही है, ये भगवान हमारे अंदर ही है कि हमारी जो क्षमता है वही तो है भगवत तत्व। हमारी ओर आकर्षण, जैसे कृष्ण आकर्षित करता है ना, कृष्ण मतलब आकर्षति इति कृष्ण, जो आकर्षण करता है। आकर्षण हमारे मन को करता है कि हमारे मन का विकास हो, हम भी चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। ये जब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जाएगी ना, तो आप कोई भी समस्या हो, सिर्फ एग्जाम में नहीं, जीवन में भी, तो उसका समाधान तुरंत ढूंढ पाओगे। और वो बच्चा बड़ा होकर कुछ भी कर पाएगा, अपने जो भी क्षेत्र में जाएगा उसमें अच्छा करेगा, और उसके संबंध भी अच्छे होंगे लोगों के साथ, उसका कार्य भी अच्छा होगा, और मानसिक परिस्थिति उसकी शांतिमय होगी, सुख शांति का अनुभव कर पाएगा। जो हमने पिछले वर्कशॉप में देखा था कि सक्सेस, सफलता मतलब सार्थकता की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। सिर्फ ये नहीं कि पैसा कमाना एक अंग है, संबंध भी अच्छे होना दूसरा अंग है, और अपनी मानसिक स्थिति वो भी एक संतुलन में हो, वो तीसरा अंग है कि हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो, शारीरिक और मानसिक। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही जीवन में जो सक्सेस, वही तो हम चाहते हैं कि सक्सेस हो, कि सक्सेस मिले हमको, कुछ भी काम हम करें, कुछ भी कार्य करें, उसमें हमें सफलता मिले। तो सफलता कब मिलेगी? जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। मानो असफल रहे किसी कार्य में और हम पूर्ण रूप से टूट गए कि अब हम उठ ही नहीं पा रहे, ये वास्तविक प्रॉब्लम है। क्योंकि फेलियर तो आते हैं ना, हम कोई कार्य करते हैं, कभी असफलता होती है, कभी सफलता होती है, लेकिन फिर उठना और अपने आप में सोचना कि क्या मैंने किया, कैसे किया, किस प्रकार से मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, कैसे इसका समाधान ला सकता हूँ अलग प्रकार से। तो तुरंत उस पर लग गए और उसका समाधान तुरंत लाए, वही सफलता को प्राप्त कर सकेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, है ना, जीवन में अच्छा करें, कोई भी क्षेत्र में आगे जाए, सफलता प्राप्त करे, तो इसका मूल कहाँ से चालू होगा? क्वालिटी टाइम से। ठीक है, एक कहानी है जो हम अभी शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल उदाहरण यहाँ दिखाएंगे कि कैसे आप घर पे क्वालिटी टाइम बिता सकते हो। दो प्रकार का होता है क्वालिटी टाइम। एक, आप खास अपने समय बाजू पे रखा, उसके साथ बैठे और उसकी सुनी बात, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है कि आपके घर में काम है, किचन में काम है, कहीं बाहर जाना है, शॉपिंग करना है, तो उसको साथ में ले गए, उसको साथ में जोड़ दिया और उसी के माध्यम से उसको सिखाया। जो पढ़ाई में आता है वही उसको सिखाया, उससे ज़्यादा सिखा दिया उसको। और मूल बात यह कि उसकी बुद्धि का विकास हुआ, एक इमोशनली भी, मतलब भावनात्मक स्तर पे भी उसको एक तृप्ति मिली और बौद्धिक स्तर पे भी उसका विकास हुआ। तो विन विन है, मतलब दोनों की जीत होती है इसमें, किसी की हार नहीं होती है। तो एक कहानी है मर्चेंट्स डॉटर की, तो उसमें आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, कैसे आपके बच्चे आपको भी एक समस्या से बचा सकते हैं, समाधान उसका ला सकते हैं उनकी बुद्धि के उपयोग के द्वारा। तो ये कहानी पुराने समय की है। तो एक साहूकार होता है और उसकी एक बेटी होती है। साहूकार गरीब होता है, वो कर्जा लेता है। तो जो जिससे उसने कर्जा लिया है वो आता है, कुछ समय तक वो चुका नहीं पाता, और वो काफ़ी दुष्ट आदमी होता है जिससे कर्जा लिया होता है। वो आता है, बोलता है कि मुझे अभी ये वापस करो। तो ये जो मतलब साहूकार ने दिया इसको कर्जा, तो वो किसान बोलता है मेरे पास नहीं है अभी पैसे। तो बोला अभी दो, या तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो अभी दे दो या मैं तुम्हें पुलिस में, या जो भी उस समय के होते होंगे पुलिस, वहाँ पर भेजूँगा, या मैं तुम्हें एक रियायत देता हूँ कि तुम्हारी जो बेटी है, बहुत सुंदर उसकी बेटी थी, तो उसका विवाह मेरे साथ कर दो। और वो जो साहूकार है वो तो बहुत बूढ़ा सा खराब दुष्ट आदमी है, और वो इस किसान की सुंदर बेटी से का हाथ मांग रहा है, और वो करीब 50-60 साल का है, 20 साल की है। तो
अब वो बेचारा किसान तो फंस गया, अभी क्या करे, या अपनी बेटी को गंवा दे, उसका जीवन झोंक दे, या फिर अपना मतलब खुद या तो जेल में जाए, या मतलब उसके पास कुछ विकल्प ही नहीं है। तो फिर साहूकार कहता है ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं तो मैं तुमको एक और विकल्प देता हूँ। नीचे पत्थर पड़े होते हैं, कुछ ऐसे कंकड़ पत्थर होते हैं ना, तो हाँ ऐसे, तो मतलब बजरी जैसी होती है कि कुछ सफ़ेद होते हैं कुछ काले होते हैं। तो बोले कि मैं 2 पत्थर उठाता हूँ, एक हाथ में सफ़ेद होगा, एक में काला होगा, और अगर तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद पत्थर चुन लिया तो तुम्हारा कर्जा भी माफ़, मैं बेटी से भी शादी नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने काला पत्थर चुन लिया तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा। तो अभी उसके तो दिल में दुख होती है कि कैसे मैं ये मान लूँ। तो बेटी कहती है नहीं पापा, आप चिंता मत करो, मैं पत्थर चुनूँगी। तो पिता सोचता है क्या कर रही है, और वो देख लेती है बेटी कि जब वो पत्थर उठाता है वो दोनों हाथ में काले पत्थर लेता है। ज़मीन में इतने सारे पत्थर पड़े हैं, इस हाथ में भी काला पत्थर है, इस हाथ में भी काला पत्थर है। अब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों शुरू होती हैं लड़की की। तो आप बताइए कि वो क्या करती है, कोई बता सकता है? दोनों हाथ में काले पत्थर हैं, अगर वो इस हाथ का चुनेगी तो भी काला निकलेगा, तो उसको शादी करनी पड़ेगी। इसमें भी काला है, अगर वो बोल देगी कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये देखो इसने काला पत्थर, दोनों में काला पत्थर लिया, मैंने देख लिया है, तो वो उसका बाप को जेल में करवा देगा। तो लेकिन अब इस परिस्थिति में आप हों तो क्या करेंगे? जिसने ये कहानी नहीं सुनी आपने सुनी है जी। नहीं, पर उसको उसके हाथ से ही लेना है ना, उसने हाथ में पकड़े हैं, वो नीचे से नहीं उठा सकती। अब वो ऐसे जैसे आप बच्चों के साथ खेलते हैं ना कि इसमें ये है इसमें ये है, अभी चुनो, तो वो मतलब जो उसका हाथ खुलेगा वही उसको बताना पड़ेगा। तो वो बोलेगा कि नहीं, फिर ठीक है जेल में जाओ, क्योंकि वो तो मतलब अभी उसका अपर हैंड है ना, वो उसकी चल रही है अभी, तो उसकी शर्तें हमें सुननी पड़ेंगी। सोचिए। तो वो बच्ची जो थी ना, वो शारदा प्रभा गई थी, तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग दोनों, तो पहले उसने क्रिटिकल थिंकिंग लगाई कि अभी मैं क्या करूं, अगर ऐसे करूंगी तो ये उसने विश्लेषण किया, सब पॉसिबिलिटीज सोची, तो ऐसा होगा, पापा जेल में जाएंगे, ये कहूँगी तो मेरे को उससे शादी करनी पड़ेगी। तो अभी फिर उसने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग लगाई, क्योंकि उसका विकास हुआ था, वो ऐसा उसको दबाया नहीं गया था। तो उसने बोला कि ठीक है, क्योंकि उसने कहानियाँ भी सुनी थी, आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करते हैं। तो उसने बोला ठीक है, तो उसने एक हाथ से उसका पत्थर लिया साहूकार से, और लेते ही ऐसा किया कि वो फिसल गया हाथ से। तो अरे उसने बोला अरे 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 गिर गया, सॉरी सॉरी सॉरी। तो वो भी थोड़ा गुस्सा हुआ। तो फिर उसके पापा भी देखने लगे, अरे उनकी धड़कन बढ़ने लगी, अभी क्या होगा, बच्ची जाएगी मेरे हाथ से। तो उसने बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं पापा, अभी एक पत्थर तो गिर गया, पर दूसरा पत्थर तो है ना उनके हाथ में, तो जो मैंने गिराया उसका उल्टा ही होगा। अगर मान लो मैंने वाइट गिराया तो उसके हाथ में ब्लैक होगा, अगर मैंने ब्लैक गिराया तो उसके हाथ में वाइट होगा। तो दूसरा हाथ खोल के देख लेते हैं, तो उसके अनुसार करेंगे। अगर दूसरे हाथ में वाइट है, यानी कि मैंने ब्लैक चूज़ किया था, तो मैं उससे शादी करूँगी। और दूसरे हाथ में अगर ब्लैक है, इसका मतलब मैंने वाइट चूज़ किया था, तो हमारा कर्ज भी माफ़ और मुझे शादी भी नहीं करनी उससे। तो उसने उसको विवश किया दूसरा खोलने के लिए, तो ब्लैक था। तो उसने बोला इसका मतलब जो मैंने गिराया था वो वाइट पत्थर था, इसलिए कर्जा भी माफ़ और शादी भी नहीं करनी है। तो ऐसे बड़े होके आपके लिए ये बच्चे उपयोगी हो गए, कोई भी समस्या होगी तो ऐसे ही झट उसका हल निकाल पाएंगे, है ना। नहीं तो हम फिर दुविधा में पड़ जाते हैं, हमारा मन चलने लगता है, रात को नींद नहीं आती है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जिससे भी समाधान कभी निकलता नहीं है। तो अभी हम कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे
पहले किचन से स्टार्ट करते हैं। अलग अलग प्रकार से आप अपने ही घर में बिना कोई खर्च, ठीक है, पैसा खर्च नहीं करना है, समय सिर्फ देना है अपने बच्चों के साथ, कैसे बिताना है वो देखते हैं। ये माँ है और बच्ची है। हम जब घर में बच्चों के साथ अगर काम तो करते ही है सब, तो अगर उसमें बच्चों को साथ रख के काम करें तो हमारा काम भी होता है और बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी मिलता है हमें। तो हम मम्मियों का तो ज़्यादातर टाइम किचन में ही जाता है, तो हम शुरुआत किचन से ही करते हैं। जैसे बोला, तो जैसे हम आटा लगाते हैं तो बच्चों के अगर साथ में रखें तो उसको पहले हम सूखा आटा दिखा सकते हैं कि कैसा होता है। बच्चों ने देखा है लेकिन इस तरह नहीं देखा होगा कि वो छूने में कैसा होता है, उसकी सुगंध होती है कि नहीं, इस तरह से हम उसको दिखा सकते हैं। फिर आटा लगाने के बाद हमें पता है बच्चों के खिलौने में किचन सेट आता है आजकल, पहले भी चकला बेलन, तो हम बच्चे को एक लोई दे के उसको बता सकते हैं। हम बड़े चकला बेलन में अगर रोटी बेलते हैं तो उसको भी छोटे चकला बेलन में रोटी बेलने के लिए बोल सकते हैं कि आप भी मेरे साथ रोटी बेलो। वो रोटी बेलेगा भी नहीं भी बेलेगा, हो सकता है उसको अगर रोटी बेलने में आनंद नहीं आया तो वो कुछ उससे कोई अक्षर बना सकता है, या तो कोई नंबर बना सकता है, या तो फिर हो सकता है वो अपनी कल्पना शक्ति लगा के कुछ अलग ही आकार बना सकता है। तो बच्चों को साथ में रख के उसके साथ बात करते हुए हम जो कर रहे हैं उसी काम में हम उसको इन्वॉल्व करेंगे बच्चे को, तो उसका आनंद भी बढ़ेगा, हमारे साथ उसका क्वालिटी टाइम भी होगा। तो बच्चों के उसी तरह हम दूसरे भी काम होते हैं किचन में। जैसे हम लोग जैसे हम आज क्या खाना बनाएंगे, राखी दीदी ने बोला कि हम पूछ सकते हैं, चलो हम आज तय करते हैं कि आज हम क्या बनाएंगे। तो उसके लिए कौन सी सब्जी घर में है, उसके लिए क्या मसाले चाहिए। तो मसाले की बात है तो हम बता सकते हैं कि नमक कैसा होता है टेस्ट में, कलर में, छूने में। दूसरे मसालों के बारे में भी ऐसे हम बात कर सकते हैं। जैसे हम सब्जी काटेंगे तो सब्जी हम काटने के लिए नहीं दे सकते, लेकिन हम कुछ छीलने के लिए, जैसे बच्चे मटर छील सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं कि आप मटर ऐसे छील सकते हो सकता है बच्चा मटर छीलते छीलते टाइम लगाए तो उसको ऐसा हो कि उसको स्ट्रगल करना पड़े, तो हम बता सकते हैं उसमें कितने मटर है गिनो, तो वो खोल के गिनने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे करेगा। हो सकता है उससे मटर का छिलका या कुछ मटर गिर भी सकते हैं, तब हमें थोड़े धैर्य की आवश्यकता है कि गिर गया तो ले लो ये क्या कर दिया। उससे अच्छा है उसको करने देना चाहिए। अगर वो हमारी मदद मांगता है, अगर हमें कुछ पूछता है तो हम उसको बता सकते हैं। उसके अलावा हम घर में जैसे दाल बनाते हैं, काफ़ी प्रकार के कटोल बनाते हैं, तो हम उसको दिखा सकते हैं कि डब्बे में से कटोरी से दाल कुकर में कैसे डाल सकते हैं, उसको भिगोना, कुछ दालों को भिगोना है, कैसे धोना है। ऐसे कामों में जो वो कर सकता है, ऐसे कामों में हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि हमें पता है हम उनकी हर बार बुक्स और वो नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब हम किचन की बात करेंगे तो उनका EVS सब्जेक्ट आता है, तो उनको बता सकते हैं कि ये कौन सी दाल है, कौन से कटोल है, उसमें से क्या क्या पोषण मिलते हैं। क्या हमारी जैसे पोषण हमें पता नहीं कि विटामिन क्या मिलते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि ये दाल खाने से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती है, हमारे ये सब्जी खाने से हमारा दिमाग का विकास होता है। वो सब उनका EVS जो है उसमें आता है। उसकी खेती कैसे होती है, खेत में उसको कैसे बोया जाता है, ये सब बातें हम खेलते खेलते, और हमारा स्पेशल टाइम नहीं है, हमने काम करते करते उनके साथ ये बातें करनी है। और ये सब बातें तो होती है, उसके साथ उनके साइड बेनिफिट्स होते हैं। तो साइड बेनिफिट्स क्या होते हैं, मनोविज्ञान में बताया जाता है कि जब हम अपने उंगलियों का अगर विकास, जैसा हम चाहते हैं कि बच्चों के अक्षर अच्छे हो, तो उंगलियों का विकास,
उनके पैरों की, हाथों की वो जो स्नायु है वो मजबूत बने, तो उसको फाइन मोटर स्किल कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनकी उंगलियां ऐसे काम करेगी तो वो ज़्यादा मजबूताई से वो काम करे, मजबूत होगी, अच्छे से निश्चितता से वो काम कर पाएगी। तो फाइन मोटर स्किल उसका बच्चे का डेवलप होता है। जब वो लिखना सीखेगा तो उसको वो आसानी से आ जाएगा। तो ऐसे छोटे काम से हम कर सकते हैं। दूसरा होता है सेंसरी इंटीग्रेशन। तो क्या होता है, जैसे बच्चा मटर छील रहा है, उसकी आंख वहीं पर है और उसका विचार, तो ऐसा नहीं होगा कि काम कुछ कर रहा है, उसका विचार कुछ है। तो ऐसे कामों से उसका सेंसरी, तो दिमाग उसके आंख काम पर है और उसका हाथ, तो उससे क्या होता है, उसकी पढ़ाई मतलब पढ़ना, रीडिंग और राइटिंग स्किल अच्छी होती है। वो क्रम से और एक लय में कर सकता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसा करने से, छोटे छोटे काम करवाने से उनकी सेंसर इंटीग्रेशन बढ़ती है। और तीसरा होता है आई और हैंड कोऑर्डिनेशन। तो ये 3 चीज़ें हम उनमें अपने आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसे काम कराते कराते स्पेशल टाइम निकालना नहीं पड़ता है। यहाँ आपने देखा थोड़े मटर गए हैं, ठीक है, गिर गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चे हैं ना, तो परफेक्शन की आवश्यकता नहीं। अभी क्लीनिंग के माध्यम से भी हम देखेंगे कैसे क्लीनिंग करते करते भी हम बच्चों को काफ़ी एकेडमिक्स भी सिखा सकते हैं, लाइफ स्किल्स भी सिखा सकते हैं। तो हमने देखा बच्चे ने मटर गिराए हैं, छिलके भी गिराए हैं। तो हम बच्चे को जब काम कुछ सिखाते हैं तो साथ में उसको बाद में काम ख़त्म करने के बाद उसको कैसे साफ कर सकते हैं, उसको कैसे हम ऑर्गेनाइज एक जगह पर रख सकते हैं। उसको अगर थोड़ा गिरा है तो बच्चे को बोल सकते हैं कि इसका झाड़ू कैसे लगाना है, वो सुपड़ी में भर के उसको कहाँ डालना है। तो ऐसे छोटी चीज़ें, मतलब हम पूरे घर का कचरा उनसे नहीं करवा सकते, लेकिन जैसे मटर के छिलके गिरे तो उसको बता सकते हैं कि ऐसे करके आप भर लो। तो वो पूरा वो सीखेगा ऑर्गेनाइज के हम काम करेंगे, उसके बाद हम चीज़ें अपनी जगह पर रखेंगे और फिर क्लीन अप करेंगे। तो ऐसे काफ़ी सारे काम हैं। जैसे घर में हम अपने घर में जैसे डाइनिंग टेबल है तो हम डाइनिंग टेबल को अरेंज कर सकते हैं कि उस पर क्या क्या चीज़ें हम रखते हैं। या तो फिर हम अपने घर में कपड़े जब सूखते हैं तो उसको फोल्ड करना होता है, तो बच्चों के पास हम अपने बड़े कपड़े जब हम फोल्ड करते हैं तो बच्चे को छोटे कपड़े फोल्ड करना सिखा सकते हैं। जैसे कि नैपकिन है तो उसको बता सकते हैं कि ऐसे फोल्ड करना है। जैसे टी शर्ट्स है, छोटे छोटे टी शर्ट्स है, तो वो कैसे फोल्ड करे, उसके साथ हम बात कर सकते हैं कि कौन से कलर का टी शर्ट है तो कलर भी आ जाएगा, उसमें टी शर्ट कौन से लेटर से शुरू होता है। तो ये सब बातें हो सकती है और हमारे उसके साथ समय भी आ सकता है और काफ़ी कुछ वो सीख भी सकता है। तो और जैसे बच्चों को हम ऑर्गेनाइज होना सिखाना, तो क्या होता है ऑर्गेनाइज होना, तो जैसे बच्चा पढ़ाई कर रहा था, हमने देखा अभी बच्चा पढ़ाई कर रहा था, तो बच्चा पढ़ाई करते करते कभी उसने कंप्लीट किया और फिनिश भी कर दिया, तो रख के चला जाता है। और हम क्या करते हैं, तो रख के चला गया तो हम चिल्लाएंगे, अरे अपना स्कूल बैग तो रख दे, अपना बुक तो अंदर रख दे। लेकिन जैसे हम उसको जब वो करके रखता है तभी हम बताएंगे चलो कैसे बुक रखना है, तो वो अपने आप जैसे बुक अंदर रख देगा। उसको बताना है कि अपने सब चीज़ें, अपनी पुस्तकें, अपना कंपास, अपना पेंसिल, वो सब चीज़ें अंदर रख के जब होमवर्क ख़त्म हो तो बैग में रख दो और उसके बाद वो बैग सही जगह पर रख दो। तो ऐसी हम आदत डालेंगे और काम ख़त्म करने के बाद कैसे उसको रखना है वो सिखाएंगे तो क्या होता है, क्योंकि जब बच्चा सोचेगा कि मुझे काम ये करना है, उसके बाद उसको सही जगह पर रखना है और उसके बाद मुझे सफाई भी करनी है, तो बच्चा क्या सोचेगा, वो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइज होगा उसका दिमाग भी, उसका विचार भी ऑर्गेनाइज होगा। तो जब ये आदत हो जाएगी तो बच्चा बड़ा होकर भी ऑर्गेनाइज बन जाएगा। और
जैसे हमने बोला कि साइड बेनिफिट क्या होता है, तो हमने वहाँ फाइन मोटर स्किल, अभी होगा ग्रॉस मोटर स्किल। तो बच्चे के हाथ और पैर के जो स्नायु है, तो जब हम उसको झाड़ू पकड़ने के लिए बोलेंगे और पोंछा लगाने के लिए बोलेंगे, ऐसी सारी चीज़ें जो हमने अभी देखी, वैसे घर के दूसरे काम, तो हम ग्रॉस मोटर स्किल मतलब उनके स्नायु मजबूत होंगे हाथों के पैरों के, तो हम ये सिखा सकते हैं। अभी जो लिटरेचर होता है उसमें एक बड़ी कैटेगरी है सेल्फ हेल्प। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सेल्फ हेल्प, मतलब आप अपने खुद की हेल्प कैसे कर सकते हो। तो उसमें कई बहुत बेस्ट सेलिंग बुक्स आई है जो हम इतनी सहजता से और बिना कोई फीस बताए है। वो बुक्स भी महंगी होते हैं, उनके कोर्सेज भी होते हैं, वो भी उससे ज़्यादा महंगे होते हैं। उसमें एक है एटॉमिक हैबिट्स, पता है कितनों ने उसका नाम सुना है एटॉमिक हैबिट्स। तो जैसे हमारा जो जीवन है वो कैसे बना है, एक एक दिन से बना है। एक एक दिन कैसे बना है, किससे बना है, एक एक क्षण से बना है। तो छोटी छोटी जो हमारी जो आदतें होती हैं वो हमें आगे जाके कुछ बड़ा कार्य, उस कार्य की सफलता की ओर ले जाती है। छोटे छोटे हैबिट्स, मतलब दिन में जैसे अभी आपने सुना वैसे ही उस पर हमें ध्यान देना है। एक दूसरी बुक आई है जो बहुत पॉपुलर है काफ़ी सालों से, मेक योर ओन बेड। अपना बिस्तर खुद बनाओ। मतलब आप उठ गए तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी गद्दा है, चद्दर है, अच्छे से उसको व्यवस्थित आप रखोगे ना, तो आपका मन एक ऑर्गेनाइज्ड फैशन से चालू होगा आपका दिन, कि आपके मन में विचार भी है वो भी व्यवस्थित हो जाएंगे, उसमें एक दिशा मिलेगी उसको, आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर पाओगे कि ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, ये काम करना है, ये करना है, तो एक दिन में भी आपका एक चेकलिस्ट हो जाएगा। उसी से आप जीवन में सफलता पाएंगे। थर्ड है घर में आप कुछ ना कुछ डेकोरेशन भी करते हो, ठीक है, तो वो भी हम कैसे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करके बच्चों को आर्ट भी सिखा सकते हैं, एकेडमिक्स भी सिखा सकते हैं। आई जस्ट वॉन्टेड टू एक बात बीच में बतानी थी कि ऐसा हमेशा हम लोग इधर डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं इसलिए बच्चा सब सुन रहा है। ऐसा हो सकता है कि आपको ये 100 बार रिपीट करना पड़े कि बुक्स को ऐसे ही रखना है, पर उसी वक्त जो हमने भाव की बात की थी कि आप हर रोज़ अगर सेम भाव से आप बोलेंगे कि बुक्स को ऐसे ही मतलब वही स्माइल से, वही कामनेस, वही शांत मगज से आप उसको बोलेंगे तो वो सुनेगा। अगर तीसरे ही दिन अगर आप गिव अप कर दोगे कि 2 दिन तो शांति से बात की, अभी तीसरे दिन तो उसको समझना चाहिए, ये मतलब है पॉसिबल। एंड सारे बच्चे अलग अलग होते हैं ना, कुछ 1-2 बार में सीख गए, कुछ को लगेगा 10 बार बोलना पड़ेगा, उसके साथ 10 बार करना पड़ेगा, तो वो पेशेंस भी रखना ज़रूरी है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा रियलिटी में शायद ना भी हो, तो आपको उस हिसाब से एडजस्ट और अकोमोडेट करना पड़ेगा। डेकोरेशन, हम घर में काफ़ी डेकोरेशन करते हैं, तो उसमें भी हम बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे रंगोली बनाते हैं तो उसमें आप अगर आटे की बनाते हो तो ये ट्रायंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये डॉट है, कभी स्क्वायर बनाया, ये पेंटागन है, तो उसमें जो आप कर रहे हो उसी में आपको पता है, उसकी बुक्स आपने देखी है कि क्या क्या है। फूल पत्ते हैं तो ये देखो, ये डार्क ग्रीन, ये लाइट ग्रीन, ये येलो डॉट्स, तो बच्चा मतलब एक्चुअली वो ऐसे सिर्फ बुक में नहीं देख रहा, वो रिलेट कर पाता है अपनी वास्तविक ज़िंदगी में। अगर आप तोरण बना रहे हैं तो 3 हम पत्ते लगाएंगे, फिर 1 हम फूल लगाएंगे, फिर 3 पत्ते लगाएंगे, फिर 1 फूल लगाएंगे। तो अभी हमारे पास टोटल कितने हैं, तो उसको अगर आप थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप उसको मैथ्स में सिखा सकते हो कि ये 3:1 है, मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है या उसको निकालने के लिए 3 से डिवाइड करना है। तो अगर आपके पास टोटल फूल इतने हैं, क्योंकि अब आप कुछ लेके आए हो, तो सब फूल को पहले गिन लो, इतने फूल थे और इतने पत्ते हैं। तो अगर हमें पैटर्न बनाना है, क्योंकि सुंदर दिखने के लिए एक पैटर्न होना चाहिए, तो इसको डिवाइड करो। तो अब आप बताओ किससे होगा, तो उसकी क्रिएटिव थिंकिंग एनालिटिकल भी होगी, वो मैथ्स भी कर रहा है और एट द सेम टाइम क्रिएटिव भी कर रहा है कि अच्छा मैं कैसे बनाऊँ, 2-2 करके भी बना सकता हूँ और 3-3 करके भी बना सकता हूँ, या 4-4 करके भी। तो कितना सारा हम उसके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और हमें इतना सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन देने के लिए, वो संवाद के लिए कुछ क्षण लगे, लेकिन फिर वो बच्चा उसमें पूरी तन्मयता से घुस जाएगा, क्योंकि उसे बना के पापा या मम्मी को दिखाना है कि देखो मैंने कितना सुंदर बनाया। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि बच्चा जो है
ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग उसकी स्ट्रांग है या क्रिएटिव थिंकिंग स्ट्रांग है, वो एक आर्टिस्ट है या वो एक साइंटिस्ट है। तो उसको आप कलर कॉन्ट्रास्ट भी बता सकते हो कि इसमें आप ऐसा पिरो रहे हो तो आप मतलब इसके साथ अभी ग्रीन ही है तो 2 शेड्स ग्रीन लगा दोगे तो इतना एकदम दिखेगा नहीं, बट बीच में आपने येलो डाल दिया तो एकदम कॉन्ट्रास्ट के साथ अच्छा दिखेगा। तो आपने एक तो उसको इतनी सी बात में कितने सारे नए शब्द भी बता दिए। छोटा बच्चा है 6-7 साल का, उसको कॉन्ट्रास्ट नहीं मालूम है, तो आपने उसको कॉन्ट्रास्ट भी सिखाया है, उसको कलर स्कीम भी सिखाया है, उसको लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मतलब कितने सारे काउंटिंग डिपेंडिंग ऑन द एज कि वो उसका भी वो छोटा बच्चा है काउंट कर सकता है या नहीं, या बड़ा है उसको मल्टीप्लिकेशन आता है या एडिशन आता है। तो ऐसे घर के कामों में आप बहुत कुछ उसको सिखा सकते हो। ऑर्गेनाइज कर दिया है तो फ़ोन का उपयोग कीजिए, उसमें जाइए देखिए यूट्यूब पे कितनी वीडियोस है, ऑनलाइन कितने वेबसाइट से आपको आइडियाज़ मिलेंगे अगर आपके पास आइडियाज़ ना हो तो, कि आप प्लास्टिक का क्या कर सकते हो, कार्डबोर्ड का क्या कर सकते हो, उसको बजा के फेंक दो, उसका उपयोग करना है। वही जो मैंने पहले बोला ना, अयोग्य पुरुष होना से, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है तो कोई वस्तु भी अयोग्य नहीं है, उसका कैसा उपयोग करना है उसके लिए बुद्धि चाहिए। और अभी नेक्स्ट हम जाएंगे सबसे पावरफुल टेक्निक, वो है स्टोरी टेलिंग। ठीक है, तो यहाँ हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। हमारे मन में सतत कहानियाँ चलती रहती है। ठीक है, हर प्रकार की कहानियाँ चलती है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ये लोग ऐसे, समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है। हमारा जो अतीत है, साइंस विज्ञान कहता है कि हमको हमारी जो याददाश्त है ना, मेमोरी, वो इतनी पावरफुल नहीं है। हमको जो लगता है कि हमें याद है उसमें 50% से ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, मतलब एक्चुअली हुआ ही नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ था। ठीक है, तो हम अपनी ही कहानियाँ बनाते रहते हैं। जैसे डॉट्स, मैंने यहाँ कुछ डॉट्स ड्रॉ किए ऐसे, तो ये है डेटा, इसको मैं कैसे ज्वाइन करूँ, ये कहानियाँ अलग अलग प्रकार से मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इसको। ठीक है, सेम डॉट्स को मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तो जो हमारे अनुभव है जीवन के, एक्सपीरियंसेस, वो सब ऐसे डॉट्स है। उसको कैसे ज्वाइन करना है, वो स्टोरी है, एक कहानी है। हम क्या कहानी अपने आप को कहते हैं और क्या कहानी दूसरों को कहते हैं। मार्केटिंग क्या है, एक कहानी बेचना ही तो है। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो इंटरव्यू में क्या देखते हैं वो, कि आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर सको, अपनी कहानी को। पहले तो आपको अपने अंदर ठीक कहानी रखनी है कि कैसी कहानी अपने आप को बोलनी है, फिर उसको उसकी अभिव्यक्ति, वो एक स्किल है। जो स्किल एक दिन में डेवलप नहीं होती है, कोई भी स्किल हो उसको समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। तो बचपन से अगर हम छोटी छोटी स्टोरीज कह के उनको स्टोरी टेलिंग की आर्ट सिखाएंगे कि ये कला क्या है, सबसे पावरफुल कला है। अगर आप समझ गए तो आपका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है जीवन के प्रति। ठीक है, जो अभी मैंने कहा कि महाभारत में कर्ण की एक कहानी थी कि मैं क्यों सारथी हूँ, मैं तो महारथी हूँ, और उसके सामने एक कृष्ण भगवान है जो बहुत सहजता से सारथी है। ठीक है, तो सेम उनकी भी लाइफ में स्ट्रगल तो था ना। बचपन, पैदा ही जेल में हुए और उनके मामा ही उनको मारना चाहते हैं, तो स्ट्रगल तो किसके जीवन में नहीं है। लेकिन आप क्या अपने आप को ऐसी कहानी करते हो कि मैं बेचारा, मैं तो कैसा, सब अन्याय हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया। कृष्ण भगवान ने कभी ऐसा कहा नहीं, हमेशा मुंह पे स्माइल थी और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन झट से लाए। तो अभी हम एक कहानी देखेंगे कि एज अ पेरेंट, मतलब एक माता या पिता के रूप में, और यहाँ हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि माता हो या पिता। आप माता का भी इतना ही रोल है, पिता का भी इतना ही रोल है। आप कैसे कहानी कह सकते हो। ये कहानी शायद सबको पता भी होगी, लेकिन इसको रोचक रूप में कैसे कहनी है।
हमको लगता है कि कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए है, लेकिन वैसा नहीं है। ये इस कहानी में आपने देखा कि प्रॉब्लम छोटा था ना, टोपी गुम हो गई, उसका सोल्यूशन क्या था? खुद की टोपी फेंकी, बंदर जो ऊपर थे उन्होंने भी अपनी टोपी फेंकी जो उनसे चुरा ली थी। तो इसमें भी आप बच्चों को क्या क्या सिखा सकते हो? एक तो कलर्स है, टोपी के कलर, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर्स है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स के भेद सिखा सकते हो। मैथमेटिक्स सिखा सकते हो, कितनी टोपी थी, कितनी बंदर ले गए, तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। फिर बंदर ने वापस फेंकी टोपी तो एडिशन आ जाएगा। और साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की, एक बंदर कैसा सोचता है, तो हम भी तो बंदर ही है, हरकतें तो बंदर जैसी ही है, ठीक है। कॉपी कर दिया, उसने फेंकी तो बंदर ने भी फेंकी। तो और सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने पहले कहा था कि एक समस्या थी ना, प्रॉब्लम था, इसका क्या लाना है? सॉल्यूशन लाना है, हताश नहीं होना है, ठीक है। तो बीच में क्या चाहिए? प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लाने के लिए क्या चाहिए? किसी बुक में सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं। किसी व्यक्ति से जाके पूछ के बात करोगे मिलेगा सॉल्यूशन? नहीं। दवाई खा के मिलेगा सॉल्यूशन? नहीं। टीवी देख के मिलेगा? नहीं। सोशल मीडिया पे मिलेगा? नहीं। अपने खुद के दिमाग में आपको प्रश्न पूछने हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, सही प्रश्न पूछने हैं, उस प्रश्न से आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा। और यहाँ कुछ पुस्तकें हम लाए हैं। पंचतंत्र एक उत्तम उदाहरण है। पंचतंत्र भारत की ही एक देन है विश्व को। इससे ही ग्रीस में जाके बाद में एसॉप्स फेबल्स करके प्रसिद्ध हुए, यही कथा है। ऐसे ही अलग अलग कथा है हितोपदेश में, जिसमें जानवर बोलते हैं, इसमें जो फेबल्स कहते हैं, जैसे जानवर भी बोलते हैं, तो सब कैरेक्टर्स लाइव होते हैं। फिर हमारा इतिहास, रामायण महाभारत, उसमें आपको सिर्फ हमारा इतिहास या हमारी संस्कृति जानने को नहीं मिलते, लेकिन ज्योग्राफी, भूगोल, जैसे रामचंद्र जब दक्षिण की ओर गए तो एक तो दिशा का ज्ञान हो जाता है, पूर्व पत्ते उत्तर दक्षिण, और नीचे गए तो वानरसेना भी गए। जब वानरसेना जाती है ना सीता जी को ढूंढने, तो पूरे रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी जानने को मिलती है अखंड भारत की। ये अलग अलग हमारी संस्कृति की कथाएँ, संत महात्मा हुए या पौराणिक कथाएँ, उनमें सब में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलेगा, ठीक है। जैसे कोई असुर पैदा हुआ है ना, तो उसको मार नहीं सकते, वो ना अस्त्र से मरता है ना शस्त्र से मरता है, ना दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, तो कैसे मारोगे उसको? ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करो। फिर हमारी जो शास्त्र है, जैसे भगवत गीता महाभारत के अंतर्गत, उसमें आपको सीख भी मिलेगी, सबसे उत्तम साइकोलॉजी भी मिलेगी, और सबसे उपयोगी ये है कि आपको जीवन कैसे जीना है, सुख शांतिमय, उसकी एक चाबी मिल जाएगी। और फिर बच्चों को ऐसी कहानी अच्छी लगती है जो पिक्टोरियल हो, मतलब आपको अच्छे अच्छे पिक्चर्स हो। इसमें जैसे व्हीकल्स, जैसे वाहन है, उसका ज्ञान होता है, एनिमल्स, पशु पक्षी का ज्ञान होता है, तो बायोलॉजी है, एनाटॉमी है, सब आप कहानी के माध्यम से उसको सिखाओगे। कहना ही नहीं पड़ेगा कि ध्यान दो, क्यों मस्ती कर रहे हो, पढ़ो, वो खुद आएगा आपके पास कि मुझे कहानी कहो। तो कहानी के द्वारा ही उसको सब कुछ सिखाना है। और कहानी सिर्फ स्पिरिचुअल कल्चरल नहीं होती है, फिक्शन भी होती है कि इमेजिन करना है आपको कि क्या था। पर्सनल भी होते हैं, आप खुद की कहानी कहो, बचपन में क्या होता, अच्छी कहानी कहना है ना, कुछ अच्छे पल हो वो कहना। ऐसा तो नहीं है कि सब बुरा ही हुआ है, सबके साथ अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो जो अच्छा हुआ है वो शेयर करो, उसको आगे बढ़ाओ, और उनको पूछो कि आप भी मुझे बताओ कि आपका दिन कैसा था, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको कहानी कहने दो और उनको ये कला सिखाओ कि कहानी कैसे कहनी है। कुछ उन्होंने कुछ नकारात्मक कहा तो उसको कैसे मोड़ के सकारात्मक बनाना है, वो आप सीखो और सिखाओ। और इसके जो बेनिफिट्स है, एक तो एकेडमिक्स में आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जो साइड बेनिफिट्स है, मतलब बेनिफिट्स एकेडमिक्स के अलावा जो है, वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इमेजिनेशन जो है ना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, वो खुल जाता है। अब आप सोशल मीडिया पे रील देखी तो उसमें क्या इमेजिनेशन आपका खुला, वो तो सीधा दिखा दिया उन्होंने। इसमें तो आप बोलोगे कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, तो इमेजिन किया कि 1000 साल पहले एक किंग था, है ना, उसने मानो एक मुकुट पहना था, तो मुकुट इमेजिन किया। तो इमेजिन करते करते उनकी इमेजिनेशन फैकल्टी डेवलप होती है, और फिर आप उनको कहोगे ना कि 5 साल बाद आप क्या बनना चाहते हो या बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो वही इमेजिनेशन फैकल्टी काम आएगी। अगर वो रील देखते रहेंगे या टीवी में स्टोरी देखते रहेंगे कि आपने
लगा दिया रामायण महाभारत या कार्टून लगा दिया, तो वो स्टोरी टेलिंग नहीं है ना, टेलिंग थोड़ी है, आपने स्टोरी कही थोड़ी, वो तो देख है। इसलिए कथा का महत्व होता है, टीवी का महत्व नहीं होता है। लोग हम कहते हैं ना कि वेल रेड, कोई ऐसा नहीं कहता है कि उसने बहुत ज़्यादा रील देखी है, वेल वॉच्ड पर्सन। वेल रेड मतलब उसने बहुत सारी कथाएं पढ़ी है या सुनी है। सुनना और पढ़ना ये एक माध्यम है, ना कि देखना। क्योंकि अब आप उनको बोलोगे ना क्या बड़े होके क्या बनना चाहते हो, वो इमेजिन कर ही नहीं पाएंगे। उनको आदत बन गई कि सीधा सामने दिखाया दिया जाए। तो जीवन ऐसे दिखता नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ता है। उसकी ओर फिर जो एटॉमिक हैबिट्स हैं, छोटी छोटी आदतों के द्वारा उसकी ओर हमें अग्रसर होना पड़ता है। तो इवोक्स इमेजिनेशन, मतलब इमेजिनेशन खुल जाता है आपका। और बूस्ट मेमोरी, कितने हमारे रामायण महाभारत के पात्र कितने हैं, खास करके महाभारत के कितने पात्र, और कहानी के अंदर कहानी के अंदर कहानी, तो आपको सब याद रखना पड़ता है। तो आपकी मेमोरी जो है वो बहुत पावरफुल बन जाती है, फिर आप कुछ भी याद रख सकते हो। और कहानी के माध्यम से कुछ भी याद रखना आसान होता है। फिर आप पढ़ाई में भी कुछ ऐसा मुश्किल भी हो जो याद नहीं रहता है, वो भी कहानी के माध्यम से आप याद कर सकते हो, और उसको एग्ज़ाम में भी आप अच्छे से जवाब दे सकते हो। और ऐसी पुस्तकें भी है जो कहती है कि कैसे आपकी अगर मेमोरी कम हो तो बढ़ानी है। उसका सार यही है सभी ऐसी पुस्तकों का कि स्टोरी टेलिंग कहो अपने आप को एक कहानी कहो, जिससे आप कभी वो भूल ना पाए। आपकी ही जो यादें हैं पुरानी, वो क्यों भूल नहीं पाते हो? कुछ है जो भूल गए आप, और कुछ है जो नहीं भूल। जिसके साथ आपकी कहानी जुड़ी है वो आप कभी भूलोगे नहीं, और जिसके साथ नहीं जुड़ी है वो मेमोरी चली जाती है। ठीक है, और वोकैबुलरी भी बढ़ती है, अलग अलग शब्द आपको जानने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्ले टाइम, क्योंकि घर पे शायद काम करके बच्चा अभी थक गया है, तो उसको क्या चाहिए, खेलना चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्या करना चाहते हो, तो मुझे खेलना है यही बोलते हैं। अब हम उनको टॉयज़ तो लेके दे सकते हैं, सबके बच्चों के पास एक या दो कुछ तो खिलौने होते ही हैं, चाहे वो सिंपल एक बॉल क्यों ना हो। पर उसको सिर्फ गेम लाके हम दे देते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो खेलेगा ताकि वो बिज़ी हो जाए। तो ये भी ठीक है, अपने आप खेले वो भी ठीक है, पर कभी कभी वो चाहते हैं कि हमारे साथ कोई खेले, इन्वॉल्व हो हमारे साथ। तो वो लोग बहुत बार मैंने सुना है कि खेलो ना, हमारे साथ खेलो ना, बैठो ना। तो एक तो पहले पॉस्चर के हम उनके साथ बैठ रहे हैं, नीचे बैठ के वो खेल रहे हैं, सो के खेल रहे हैं, जैसे भी खेल रहे हैं, तो वो खेल रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं उस पूरी प्रोसेस में। बच्चों जैसे कुछ आगे गया तो हम खुश हो रहे हैं उनके साथ, कुछ पीछे गए तो हम भी दुखी हो रहे हैं। तो वो जो है, हम खुद उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, वो पूरी प्रोसेस खेलने की। आप बिलीव नहीं करोगे, आपको भी मज़ा आएगा। आप अब वो 10-15 मिनट खेलोगे ना वो गेम आपके बच्चों के साथ, तो आपको भी एक सुकून मिलेगा, मज़ा आएगा। और पूरी प्रोसेस में वो सीखते भी है। कोई भी हमारी कार्ड गेम्स है, स्नेक्स एंड लैडर है, चेस है, ये सब चीज़ें शायद हमें खुद भी नहीं आती है अगर खेलनी, तो हम भी प्रोसेस में सीख सकते हैं। और सर ने बताया वैसे मोबाइल में सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम 10 मिनट वो वीडियो देख लें कि हम बच्चों के साथ कैसे कैसे खेल सकते हैं। बॉल के साथ सिर्फ बैट और बॉल, क्रिकेट नहीं है, बॉल के साथ हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम थोड़ी रिसर्च करेंगे तो हमें बहुत सारी आइडियाज़ भी मिलेगी। एक हुआ इंडोर गेम्स के अंदर बैठ के खेल रहे हैं, एक हुआ आउटडोर गेम जो बच्चों को हमने देखा है ज़्यादातर बस भागना पसंद है, विदाउट रीज़न, भागा भागी, घर में भी यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। तो उसको भी हम थोड़ा फ़न बना दें कि कुछ काम अगर फटाफट करना है तो हम ऐसे बनाएं, चलो हम इसको थोड़ा सा रेस जैसे बना देते हैं कि हम लोग, मैं आपके साथ करती हूँ, ये कैच खेलती हूँ। तो वो बच्चा अकेला खेल रहा है वर्सेस आप उसके साथ थोड़ा बीच बीच में इन्वॉल्व हो रहे हो। और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि आपका सब काम छोड़ के उनको ये टाइम दे रहे हो, पर आप देख रहे हो कि बच्चा खेल रहा है। अगर वो आपको एक बार बुला रहा है तो 1-2 बार उसके साथ कैच खेल लिया तो उसको लगेगा कि मेरे साथ भी मम्मी पापा खेल रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं, सीख भी सकते हैं। फुल बॉडी मूवमेंट हो रहा है। तो बेनिफिट ये हो रहा है कि हम बच्चों को ऐसा बोले कि अभी एक्सरसाइज करें, कि आप फ़ोन पे पूरा दिन बैठे रहे हो, अभी कुछ करो, अगेंस्ट के आप उसको खेलना है तो आपको उसको बोलो कि जाओ बॉल से खेलो, मैं अभी 2 मिनट में आपके साथ खेलने आता हूँ, ऐसा कुछ।
तो वो तुरंत उठेगा, तुरंत मानेगा कि मैं फ़ोन छोड़ दूँ या अभी बैठ के क्या ये कर रहा हूँ, अब मैं कुछ बाहर जाके करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो फुल बॉडी मूवमेंट होता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ऐसे छोटी छोटी पजल्स भी आती है बच्चों की, 2 पीस पज़ल, 3 पीस पज़ल, जो वो एक्चुअली खुद ही आप उनको दे दो, 2-3 बार शायद नहीं कर पाएंगे, फिर वो खुद ही कर पाएंगे, जितना टाइम स्पेंड करेंगे वो खुद कर पाएंगे। तो ये बौद्धिक विकास भी होता है बहुत सारी गेम्स से बच्चों के इंटेलेक्ट पे। हाँ, दूसरा एक है आउटिंग जो हम 2 टाइप के आउटिंग होते हैं। जो एक हम प्लान करके जाते हैं कि चलो सैटरडे है, संडे है, मम्मी पापा को छुट्टी है या सब फ्री है, तो हम प्लान करके कुछ आउटिंग में जा रहे हैं। तो समझो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जा रहे हैं बीच। हम लोग सब यहाँ पे बहुत ही लकी हैं कि हमारे पास तिथल बीच है, यहाँ पे खुली जगह, नेचुरल। तो अगर हमने ऐसा कुछ प्लान किया हमारे बच्चों के साथ और उस प्रोसेस में हम घर से निकल रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं या स्कूटर पे जा रहे हैं, तब से हम उनके साथ जो एक कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये इसको सी बोलते हैं, तो हम डिफरेंस बता सकते हैं कि रिवर क्या होता है, लेक क्या होता है, दरिया क्या होता है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, सारी वाटर बॉडीज़ ही है, पर क्यों अलग है, ये इतना विशाल क्यों है। फिर उनके साथ अगर वहाँ पहुँचे तो ऐसे ही प्लानिंग करके, कभी कभी अगर समय है तो ऐसे प्लान करके जाए कि उनके साथ हम सैंड पे चप्पल निकाल के हम चलें उनके साथ, वहाँ पे थोड़ा खेल लिया उनके साथ, थोड़ा कूद लिया, थोड़ा सैंड से कुछ बना लिया। जो हमने आटे से तब बनाया था, अल्फ़ाबेट्स बनाए थे, नंबर्स कर सकते हैं, तो वो हम स्टिक से, हम सब बच्चे थे तब, कभी ना कभी तो किया ही होगा। पर इस सारी प्रोसेस में अगर उनके साथ हम करें और ये आइडियाज़ तब दे, तो उनको बाहर आउटिंग, यूजुअली मैंने ये देखा है कि और सुना भी है कि बाहर गए, कुछ खाया पिया, वापस आ गए। तो ये नहीं होगा जब हम उनको थोड़ा ऐसे आइडियाज़ प्रेजेंट करेंगे। चलो आज सामने से बोलोगे तो बच्चा भी एक बार सरप्राइज होगा, आज तो मम्मी पापा ने बोला कि हम पैर गीले करते हैं पानी में। वो एक्साइटमेंट अलग होगी वर्सेस बच्चा बोले मुझे जाना है, पानी में जाना है और हम बार बार मना कर रहे हैं उसे। तो अगर कर रहे हैं आउटिंग तो कुछ थोड़ा कॉन्शियसली प्लान करके जाए। फिर वहाँ जैसे EVS सब्जेक्ट है कि पानी सॉल्टी क्यों है, दरिया का पानी क्यों सॉल्टी है, हाई टाइड लो टाइड होता है, कब आता है, कैसे आता है, सनसेट हो रहा है तो हम शांति से, जैसे हमने 5 मिनट इधर शांति से देखा तो शायद 5 मिनट ना कर पाए, 2 मिनट भी देख ले, 1 मिनट भी देख ले, फिर हम बता सकते हैं डायरेक्शन के बारे में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसके बारे में बातें कर सकते हैं। वहाँ पे मंदिर है तो वहाँ उसके बारे में बातें कर सकते हैं। तो बातें करने के लिए तो बहुत है, और ऐसा नहीं है कि एक बार गए तब ये सब बातें कर ली। वो बच्चा एक्साइटेड ही होगा, नेक्स्ट टाइम भी आप जाओगे उसमें एक बार आपने अल्फ़ाबेट्स बनाए, दूसरी बार आपने सब घर वालों के नाम लिखे सैंड पे, इट इज़ एंडलेस। सिर्फ आपको एक बार सोचना है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं बीच पे। ये थॉट से जाओगे तो आपको मज़ा ही आएगा। दूसरा, हमारे जो रोज़ तो आप बीच नहीं जा सकते हो, तो रोज़ रोज़ के काम होते हैं कि चलो कुछ एक शॉप से कुछ ख़रीदना है, या बैंक का काम है, या तो कहीं अस्पताल में कोई बीमार है उससे मिलने जाना है, या दवाई खरीदनी है। ये सब छोटे छोटे काम होते हैं हमारे, जिसमें हम पेरेंट्स बिज़ी होते हैं। अब उस काम में हमें लगता है कि इसको बच्चे को लेके जाए नहीं लेके जाए, वो डिस्टर्ब करेगा, पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसको लेके जाए तो एक हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं उनके साथ, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा कि बाहर जैसे हमने वेजिटेबल मार्केट किया था यहाँ पे, बच्चों ने पूरा कंडक्ट किया था, दे वर सो एक्साइटेड, इतना एक्साइटेड थे, एक सब्ज़ी खरीदने की होल प्रोसेस से इतना एक्साइटेड थे। तो मतलब इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर, ये एक्साइटमेंट है उनके अंदर। तो अगर आप उनको घर से लिस्ट बनाए कि देखो आज तो ये सब्ज़ी बनानी है, या तो घर में अभी पेस्ट ख़त्म हो गया है, तो हम लोग ये लिस्ट बनाते हैं। तो बड़े बच्चे होंगे तो स्पेलिंग्स लिख सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं, पेस्ट बना लिया, एप्पल बना लिया, या तो जो भी चावल बना लिया, जो भी उनको ड्रॉ करना है। फिर वही खुद अपना पॉकेट में लिस्ट लेके जा रहे हैं, मम्मी के साथ जा रहे हैं। फिर मम्मी अगर अच्छा वाला मार्केट है तो वो ट्रॉली लेके जा रहे हैं, छोटा मार्केट है तो वो बास्केट है, या तो खुद ही ऐसे अपना क्लॉथ बैग लिया, और बच्चा खुद सिलेक्ट कर रहा है
कि अच्छा ये क्या है, ये क्या है, अलग अलग कलर्स देख रहा है, उसमें मम्मी या पापा जो भी है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं कि देखो ये हेल्दी, अनहेल्दी, ये चीज़ हमें आज बनाने के लिए ये चीज़ें चाहिए। कभी कभी बच्चा डिमांड भी कर सकता है मुझे चॉकलेट दे दो, वेफ़र दे दो, तो ये भी बात आप इन्वॉल्व कर सकते हो कि हम कुछ और हेल्दी स्नैक ले लें, मुरमुरा ले लेते हैं, हम भेल बनाएंगे घर जाके। तो वैसे यू कैन डिस्ट्रैक्ट योर किड्स ऑल्सो बाई कम्युनिकेटिंग विद देम। सिर्फ मना करोगे नहीं लेना है तो वो नहीं समझ पाएगा, तो जितनी बातें करोगे और इस होल प्रोसेस में आप उनके साथ रहोगे, वो पैसे दे रहा है, बड़े बच्चे हैं तो काउंट कर सकते हैं, तो ये बात हमारे लिए बहुत नॉर्मल है, रोज़ करते हैं, पर उनके लिए ये बहुत ही एक्साइटमेंट वाली बात है कि मैं खुद पैसे दे रहा हूँ, मैं खुद बाई कर रहा हूँ, मैं खुद शॉपिंग कर रहा हूँ। वैसे ही बैंक ले लो, पोस्ट ऑफिस ले लो, हॉस्पिटल ले लो, हर चीज़ हर जगह कुछ ना कुछ तो लर्निंग होती ही है। तो हमें बस वही प्रयास करना है कि उनको हमारे साथ रखें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें, तो दे विल एन्जॉय द होल प्रोसेस एंड दे विल लर्न एज वेल। इसमें जो आपने सुना कि बच्चों को एक्साइटमेंट होता है, जैसे यहाँ वेजिटेबल मार्केट जो किया था, बच्चे खुश हो गए थे, उनको आनंद का अनुभव हुआ था, लेकिन उस जीत में कोई हारा नहीं था, है ना। वो ऐसा नहीं था कि कोई फर्स्ट आया और कोई दुखी है, वो सब खुश थे, तो इट्स अ विन विन। और उनको समझाया भी था बाद में कि ये लोग आपका तो प्राइस थोड़ा हाई भी था, तो पेरेंट्स आपसे क्यों लेना आए, तो बोले भी कि वो धूप है ना बाहर, या तो बाहर नहीं जाना है ना तो यहाँ आए। तो मतलब उनको बिजनेस में समझ में आया कि अगर आप वैल्यू एडिशन करोगे, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो सामने वाला पैसा देगा आपको, है ना, कि आप वो बाहर जा सकते हैं, बाहर चीप होगा शायद इससे, लेकिन और कोई ऐसा भी बोला था कि क्वालिटी हमारी ज़्यादा अच्छी है। तो सब समझ में आया उनके कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी हो, तो वो कस्टमर पैसा देगा आपको। तो ये तरीका है पैसा कमाने का धर्म से, और इसमें किसी की हार नहीं होती है। सामने वालों को उनका फ्रूट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, आपको अपना पैसा मिल गया, तो दोनों खुश हो गए, तो जीत ही जीत है। तो यही हमारे शास्त्र का, हमारी संस्कृति का और हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसे बच्चे का निर्माण करें जो ऐसे नागरिक हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिम्मेदारी ले और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्रिंसिपल मैम से कि पेरेंट्स को क्या ले जाना चाहिए घर पे। कोई वस्तु नहीं मिलेगी ठीक है, ये सब यहीं रहेगा, लेकिन आपको टाइम मिला, आपने भी टाइम निकाला, तो अभी इसका उपयोग कैसे हो सकेगा, प्लीज शेयर। Hello. First of all, thank you for coming here and gaining the knowledge regarding quality time. आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? आप यहाँ पे आए, आपकी उपस्थिति ये बता रही है कि आप अपने बच्चे के प्रगति में रुचि रखते हैं। हमें सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाना है, उसे समस्याओं को हल कैसे किया जा सकता है ये भी हम सिखा सकते हैं। उसके लिए चाहिए मेन जो हमारा आज हेतु था कि क्वालिटी टाइम। टुडे you have seen all the activities. There are examples demonstrated by our trustee Dr. Rakhi ma'am, psychologist Shama Shukla, Dr. Shama Shukla and Mrs. Palak Desai. तो लेकिन इस यहाँ पे हमारा समस्या जो है वो रुक जाएगी। क्यों? आगे इसको कैसे बढ़ाना है वो अब आपके हाथ में है। आप यहाँ पे आए, ये श्योर है, मीन्स इट्स श्योर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ओके, बट देन आवर एफर्ट्स विल बी फ्रूटफुल। इसकी समस्या का हल यानी हम सफल होंगे, लेकिन इसमें आपका साथ ही ज़रूरी है। सो आवर फ्रूट्स विल बी fruitful, our efforts will be fruitful when. So today, after going from here, at least for 15 days, like 15 दिन के लिए आप कोशिश कीजिए कि कैसे हम हमारे बच्चों को समस्या सॉल्व करने का दिखा सकते हैं। उसके लिए मेन है क्वालिटी टाइम। सो इफ़ यू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर चाइल्ड, then he'll be a best and better problem solver. So there is a Sanskrit slok, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धनम नित्यम विद्याधनम सर्व
प्रधानम, यानी विद्या का धन है वो एक ही ऐसा धन है जो जितना आप यूज़ करोगे उतना ही वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ किताबी ज्ञान की ओर हम नहीं जाके और एक्टिविटी बेस्ड क्वालिटी टाइम स्पेंड करके हमारे बच्चे के साथ इमोशनली उसको डेवलप करें, देन not only he'll be better in his educational qualification, but he'll be able to solve all his problems whatever he faces in his life. So last 2 lines आपके लिए, जैसे मैंने याद दिलाया आपको क्या करना है, 15 दिन के लिए थोड़ा सोचना है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको कोशिश करना है कि आप अपने बच्चे के साथ कैसे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते। थैंक यू। जो उन्होंने इंस्टाग्राम में वो एक उदाहरण था एटॉमिक हैबिट्स का, है ना। छोटी छोटी आदतें, मतलब आप छोटा स्टार्ट करो, बेबी स्टेप्स लो, कुछ छोटा करो, ऐसा बड़ा मत सोचो इतनी सारी एक्टिविटीज़ तो हम कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कुछ भी करो, छोटा करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो, उसके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे, उससे ही आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आगे जाने का। फिर ऐसे कॉम्पाउंडिंग होता है ना। जैसे मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में कॉम्पाउंडिंग सुना होगा कि 1 + 1 2 होता है, लेकिन फिर वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, तो अक्यूमुलेट होता ही रहता है, क्यूमुलेटिव होता है। तो वैसे ही आपका जो ग्रोथ है, बच्चे का ग्रोथ है, वो कंपाउंड होगा अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स डेवलप करोगे तो। और हैबिट तोड़ने के लिए, गलत हैबिट तोड़ने के लिए सही हैबिट बनानी पड़ती है। मतलब उनको टोकोगे कि फ़ोन नहीं, पढ़ो, ये सब, इससे कुछ होगा नहीं। अगर आप सही हैबिट डालोगे ना, तो धीरे धीरे आपको कम से कम 21 दिन लगेंगे मैक्सिमम टू क्रिएट अ हैबिट। तो ट्राई कीजिए और देखिए कैसा होता है। नेक्स्ट वर्कशॉप के पहले ट्राई करना है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वी फिनिश्ड ऑन टाइम, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो भी पूछ सकते हैं। जिसको भी जाना हो जा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हो, हम समय के मर्यादा में रहते हैं, तो लेकिन प्रश्न हो तो अवश्य पूछ सकते हो। हम यही है, हम कहीं नहीं जाने वाले। टाइम ही टाइम है हमारे पास। माइक भी हमारे साउंड वाले नाराज़ हो जाते हैं जब आप माइक यूज़ नहीं करते हो, तो इतनी मेहनत से लगाते हैं, फिर वहाँ से खड़े होकर चिल्लाते हो। डरना मत, ये सेफ स्पेस है, ठीक है। आप प्रश्न पूछ सकते हो, अच्छे ही प्रश्न होंगे, बच्चे के विकास के लिए है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अभी शायद प्रश्न ना हो। 10 दिन मैम ने जो बोला है, 10, 15, 20 दिन ट्राई करनी है। वो ट्रायल प्रोसेस में अगर आपको, जब यू गेटिंग स्टक, कि आपको अभी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मतलब टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके थोड़ा सा, ताकि हम बैठ के बात कर पाए। हम लोग स्कूल में होते हैं, तो आप ऑफिस में मतलब पूछ के टाइम लेके आ सकते हैं। इंडिविजुअली अगर आपको किसी भी आपके बच्चों के बारे में बात करनी है, तो देयर आर 2 काउंसलर्स अवेलेबल इन द स्कूल, तो आप उसका पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। कोई फीस नहीं है उसकी एक्स्ट्रा, और ऐसा कोई हम हथियार भी नहीं रखते कि कोई मारेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। कुछ लोग हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा भय होता है कि मैं प्रश्न पूछूंगा तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे, मैं क्यों पूछूँ। आई नो ही, कोई किसी ने हिम्मत की है यहाँ। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू शेयर वन ऑफ द थिंग जो आज ही हुआ है मॉर्निंग में। जैसे मैडम ने बताया कि वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग, तो एक्चुअली सिंस लास्ट 1.5 मंथ मैंने जस्ट मेरी डॉटर को एक हैबिट स्टार्ट किया, दैट इज़ रीडिंग द न्यूज़पेपर। वो पढ़ नहीं सकती, बट लेटर दैट जस्ट रीड आउट। तो उसमें जस्ट हमारे घर पे संदेश न्यूज़पेपर आता है, तो संदेश में उसने 1, 2, 3 पढ़ लिया। आप में से जस्ट अगेन इट्स अ काउंटर क्वेश्चन, बता सकते हो उसने 1, 2, 3 कैसे पढ़ा रहेगा? जस्ट लाइक
जो गुजराती है एटलीस्ट वो तो बता सकते हैं, जो यानी मैंने भी कभी इमेजिन नहीं किया था, बट उसमें से उसने 1 2 3 पढ़ा। फिर मैंने उसको पूछा तूने ये कैसे किया, तो एक्चुअली जो संदेश तो जो श है यानी जो स एंड होता है दैट इज़ 1, जो स है दैट इज़ 2, एंड जो उसने बोला कि यहाँ पे है ना डैडी आपने वो उल्टा लिखा है 3, दैट इज़ 3 ऐसा होना चाहिए। सो दैट इज़ अगेन लाइक आज ही ये उसने बताया, एंड दिस इज़ द सेमिनार लाइक अभी एक वही एक चीज़ आया। सो लाइक दिस आर द लाइक गुड इंफॉर्मेशन, सो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली वी जस्ट प्रॉमिस कि वट एवर बी द मैक्सिमम वी कैन ट्राई। थैंक यू। सो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि अभी तब हम बच्चे को अगर बोल दे कि 1 कहाँ दिख रहा है, ये तो गुजराती है, पर एक बार जैसे सर ने बोला कि शी थॉट कि जो भी बच्चा कुछ बोलता है कुछ तो विचार होंगे उसके बाद वो बोलता है, तो एक बार सुन लेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा 1 आया कहाँ से है, फिर हम समझा सकते हैं बच्चा ये गुजराती है 1 इंग्लिश, यू कैन डू दिस लेटर। ऐसा में अभी के एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कोई आंसर लिखेगा तो रॉन्ग दे देगा, है ना, टीचर भी रॉन्ग दे देगा, टीचर भी बोल देगा कि ऐसा नहीं है। लेकिन हम प्रयास करते हैं कि ये बेसिकली ये इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन अभी उनका बंधा हुआ नहीं है तो कहीं भी जाता है। अभी उसको एक मध्यम मार्ग हमें लेना है कि ऐसा नहीं कि उसको कहीं भी जाने दे, ऐसा नहीं है कि बंद करे, उसको एक दिशा देनी है। अब इस इमेजिनेशन का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, वो योजक स्तत्र दुर्लभ है ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। इट्स एन आर्ट ऑफ पेरेंटिंग या आर्ट ऑफ टीचिंग कि उसको कैसे दिशा दें हम उस क्वेश्चनिंग माइंड को, उस इमेजिनेशन। वही इमेजिनेशन वो शत्रु भी बन सकता है कि आप अपनी लाइफ कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, मैं तो कितना दुखी हूँ, मेरे साथ इसने ये किया वो किया इसलिए मैं ऐसा हूँ, ये भी इमेजिनेशन है। और मैं कुछ अच्छा भी इमेजिन कर, मेरे में कितनी शक्ति है, कितनी क्षमता है, मैं आगे कुछ भी कर सकता हूँ, ये भी इमेजिनेशन है। एक इमेजिनेशन आपको नीचे गिराएगा, एक ऊपर ले जाएगा। तो इमेजिनेशन इज़ अ क्वालिटी, उसको पहले डेवलप करनी है, उसको दिशा देनी है, दैट्स ऑल की। यहाँ जो लिखा है ना ये कभी भूलना मत कि आपको प्रश्न पूछने, जैसे ये है कि उन्होंने कुछ अपने अंदर प्रश्न पूछे होंगे, अंदर प्रश्न उठे होंगे, क्योंकि जिज्ञासा वही होती है कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, इससे मुझे क्या दिख रहा है, तो फिर उन्होंने इमेजिनेशन चलाया ऐसे। So the whole thing is about questioning. ताली बजाओ, उन्होंने प्रश्न पूछा है। को चाहिए थोड़ा अप्रिशिएशन। हम बड़े होते हैं इसलिए मतलब नहीं कि हम बच्चे नहीं है, सभी के अंदर बच्चा होता है। स्टोरीज सुनने में अच्छी लगती है कि नहीं अभी भी? फिर बाद में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय।